उसके बाद अब हम कैश एंड बैंक, जो हमारा जो फिफ्थ पॉइंट था मेन इम्पोर्टेंट, बैंक स्टेटमेंट या बैंक एनालिसिस का, अब उसमें हम चलते हैं। उसमें मैं आपको 5 चीज़ें कवर करूँगा। एक के जो कंपैरेटिव बनाया है ना, ये मैंने जो लिखा हुआ है ना, मैं इसको एक्सप्लेन आपको ना अभी करके दिखा देता हूँ। उसमें मैं फिर आपको बताऊंगा रूल्स ऑफ बैंक स्टेटमेंट, हेड्स जो डिफरेंट होते हैं उसकी क्या ट्रीटमेंट है, हेड्स क्या होते हैं वो भी अभी जब बैंक स्टेटमेंट टाइप करूँगा ना वो भी बता दूंगा। बैंक का फॉर्मेट वो क्या होता है वो भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। कैश अकाउंट को मैंने आपको एक्सप्लेन करना है, उसको मैंने बल्कि आपको काफ़ी हद तक फाइल कंपैरेटिव में एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं कर दूँगा। और फिर एक मैं स्टेटमेंट पकड़ लूँगा, उसको मैं टाइप करके आपको दिखा दूंगा कि किस तरह टाइप की जाती है। क्योंकि बैंक स्टेटमेंट का जो एनालिसिस होता है ना, बैंक स्टेटमेंट क्लाइंट ने प्रोवाइड करनी होती है। बेसिकली जो ये होता है कि क्लाइंट से आपने ना डिमांड, बेशक आप इसको सॉफ्ट में डिमांड करें, यानी वो प्रिंट आउट निकाल के दे देता है, या फिर आपको ना वो ये बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ फॉर्म में या एक्सेल फॉर्म में भी दे देता है, डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको, अगर आपने जल्दी काम करना है ना, तो मैं आपको ना यही कहूँगा कि आप प्रेफर यही करें कि आप क्लाइंट को कह दें कि मुझे ना जो कॉपीज़ है ना बैंक स्टेटमेंट की कॉपी, वो प्रोवाइड करें। ये आप क्लाइंट का काम है कि उसने बैंक स्टेटमेंट वहाँ से जाना है, अपने बैंक जाना है, वहाँ से जाके अपने स्टेटमेंट लेनी है। तो उसके लिए यही प्रेफरेबल ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एक तो क्योंकि टाइम सेव होना है, उसको किस तरह सेव होना है, अगर आपके पास पीडीएफ फॉर्म पड़ी हुई है, अब एक एक ट्रांजैक्शन है वो आप उसको दोबारा गौर से देखेंगे और उसको फिर बैंक को अपनी जो बैंक का एक फॉर्मेट होता है उसमें आप पुट करेंगे। तब वो करेंगे, मैं आपको तब वो भी चीज़ बता दूंगा। तो लेकिन इसमें ये है कि अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट सॉफ्ट में पड़ी हुई है, कॉपीज यानी कॉपी के फॉर्म में पड़ी हुई है, फ़ोटो कॉपी या कॉपी के फॉर्म में, तो आप इजीली क्या करेंगे, फटाफट नीचे से देखेंगे, डेट लिखी, आगे जो रेलिवेंट अमाउंट होती है वो हेड सेलेक्ट करने के बाद वो अमाउंट होती है वो लिख दें। वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरह करना है, मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ। तो अब सबसे पहले जो मेन चीज़ है ना, जैसे अब वो मैं जब आपको ये प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाऊंगा ना, तो वो मैं बता दूंगा। आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप पीडीएफ यानी आप दूसरी विंडो ओपन करके पीडीएफ फॉर्म से देख के कर लें, या फिर आप सॉफ्ट कॉपी होती है यानी आपके पास प्रिंटेड कॉपी जो भी है उसको देख के कर लें। तो पहली चीज़ है कि ये जो मैंने लिखा कंपैरेटिव बनाते हुए जो डाटा डिलीट या ज़ीरो किया था, यानी मैं बता देता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ डायरेक्ट ही। जैसे अब ये हमने जब इधर कैश एंड बैंक में आए थे तो हमने ये सारा डिलीट कर दिया था ना, लेकिन आपको पता है जो स्टूडेंट्स हैं एक्सेल के, जिनको एक्सेल की यूज़ करना आता है, इन सब की एक लिंकिंग लगी हुई थी। अगर मैं आपको दिखाऊं ना, जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ऑन डेट, ये देखें, अगर ये है प्रॉफिट ऑन डेट, इसकी लिंक लगी हुई है ग्रुपिंग के अंदर 0788, या इसको भी छोड़ दें आप 078, आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये आपको ले जाएगा इस ग्रुप की डिटेल के अंदर। आप फर्दर इसके अंदर जाएंगे ना तो देखना ये कैश एंड बैंक का जो ये वाला है ना, इसमें लेके जा रहा है। इस पर अब इसको मैं क्लिक करता हूँ ना तो देखें ये लिंक लगा हुआ है यहाँ। दोबारा आपको बता देता हूँ, जैसे प्रॉफिट ऑन डेट है तो इसका जो लिंक लगा हुआ है, पहले ग्रुपिंग में गया, ग्रुपिंग का आगे लगा हुआ था कैश एंड बैंक के अंदर, यानी लिंक के अंदर लिंक लगा हुआ था, तो वो कैश एंड बैंक में गया। अब तो यहाँ आपके देखने के लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं आ रही, तो लेकिन अब ये है कि इसकी ना फॉर एग्जांपल अगर अभी यहाँ लिंक यहाँ लगा हुआ है, दोबारा दिखा देता हूँ, प्रॉफिट ऑन डेट, ये आगे ग्रुपिंग में ले गया, इस पर डबल क्लिक किया तो ये इधर ले गया, ये इधर लिंक लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमने जब बैंक टाइप करना है ना, तो हमने ये डाटा तो डिलीट कर दिया ना, लेकिन उसके लिए जो बेहतर है ना, वो प्रेफरेबल ये है कि आपने इन सारे वो जो खाली एम्प्टी स्पेसिस है ना, इनको एक दफ़ा आपने डिलीट कर देना है। ये सारी ख़त्म हो गई है, देखें, अगर एक में मैं अंडू करके दिखाता हूँ, ये बैंक देख लें, दुबई इस्लामिक बैंक था, ओपनिंग बैलेंस इसका ये आ रहा था, आपने ये डिलीट कर, इसको ना सेलेक्ट करके ना, जो जितनी भी जहाँ जहाँ ट्रांजैक्शंस आ रही थी ना, आपने उन सब को डिलीट कर देना। उसकी क्या वजह, क्यों डिलीट करना है, क्योंकि ऑलरेडी लिंकिंग लगी हुई है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप इधर 5 लिखते हैं ना, या कुछ भी अमाउंट लिखते हैं, मैं 5 लिखता हूँ, तो ये 5 आप देखना, ये 5 ना आपका इधर आ जाएगा। मैं फॉर एग्जांपल इधर लिखता हूँ 5, तो ये 5 इधर आ जाएगा, ये 5 शो होना शुरू हो गया इधर, क्योंकि इसका लिंक लगा हुआ था इधर इस चीज़ पे। तो इसकी इसलिए, क्योंकि दारी से बात है, अब बास का जब आप इस चीज़ को
ख़त्म कर देंगे ना, जैसे कि मैंने ख़त्म कर दिया है, तो इधर एक एरर आ जाएगा, रेफरेंस एरर। वो क्यों आएगा? वो कहेगा कि जो इस चीज़ का जहाँ लिंक लगा हुआ था, क्योंकि मैंने आपको पॉइंट नंबर 6 है या 6 में है, मैंने आपको ना लिंकिंग भी सिखानी है इन सारी चीज़ों की लिंकिंग सिखानी है। अब यहाँ जाएंगे ना, देखिए क्योंकि लिंक के अंदर लिंक जा रहा था, अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा, ये नहीं जाएगा। यहाँ आ तो रहा है कैश एंड बैंक, अगर अब यहाँ सेल नंबर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? वो मैंने डिलीट कर दिया यहाँ कैश एंड बैंक जाके। अगर मैं डिलीट ना करता, जिस तरह मैंने एक रैंडम अमाउंट उस सेल में जहाँ लिंक लगा हुआ था, अब आपको तो नहीं पता था ना तब कि यहाँ लिंक लगा हुआ है, तो वहाँ अगर कोई अमाउंट आ जाती ना, तो वो अमाउंट इस लिंक पे ना, यहाँ वो जिस तरह मैंने 5 लिखा था ना, यहाँ वहाँ कुछ भी आती, फॉर एग्जाम्पल 10,000 आती, तो वो 10,000 इधर शो होना शुरू हो जानी थी। आपने क्या करना है, जब आपने कैश एंड बैंक पे जाना है ना, तो कैश एंड बैंक पे जाने के बाद आपने सारा तो डिलीट करना ही है ना, तो आप उस डिलीट करने के बाद ना सारे को, तो आप जैसी सारी अमाउंट डिलीट होती है, आपके पास 2 ऑप्शन है। आप जो सारा सेलेक्ट करके आप डिलीट प्रेस कर देते हैं ना बटन, जैसे ये मैं सारा सेलेक्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप समझे कि सारा डाटा आ रहा है, आप डिलीट कर रहे हैं, आप डिलीट ना करें, आप सारे को सिलेक्ट करके कंट्रोल और माइनस का साइन करेंगे ना, तो ये सारे सेल से डिलीट, सारे सेल ख़त्म हो जाएंगे। मतलब वो डिलीट भी हो जाएगा और उसके अंदर जो लिंकिंग भी लगी होगी ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हमने अब जब बैंक टाइप करना है ना, तो बैंक के अंदर अपनी ये कि अपने अपनी हेड्स होंगे, अपने अपनी ट्रांजैक्शन हो रही होंगी, अपने अपनी यानी उनकी एंट्रीज़ हो रही होंगी। तो जब वो एंट्रीज मुकम्मल हो जाएंगी और मुकम्मल होने के बाद जब ये एंट्री मुकम्मल होगी ना, उनके जो लिंकिंग होगी ना, तब हम वो लगाएंगे रेलिवेंट जगह पे, कि फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट ऑन डेट था, वो प्रॉफिट ऑन डेट पे लगा देंगे। जैसे मैंने अब दिखाया आपको ये कि मैंने दूसरा बैंक भी ख़त्म किया, तो उनके भी वहाँ रेफरेंस आना शुरू हो गए हैं। अब जो रेफरेंस ख़त्म करने का ट्रीटमेंट क्या है, जहाँ जी अब जब जैसे ये इधर रेफरेंस आ रहा है ना, आप इस पर क्लिक करें, अब फर्दर लेके जाएं। अब यहाँ वाले रेफरेंस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे आगे लिंक के अंदर ले जाता है। अब इस पर करता हूँ तो ये नहीं लेके जा रहा, जो लेके ना जा रहा हो ना, ये आप बार बार ट्राई करें, जो ना लेके जा रहा हो उसको आप सिंपल 0 करते। जब हम अपना डाटा पुट करेंगे तब हम लिंकिंग ऐड करेंगे। इसी तरह जो दूसरा है उसका भी हम यही ट्रीटमेंट करेंगे। इस पर क्लिक किया, ये अंदर ले गया, ये लिंक फर्दर लिंक के अंदर। अब इसको देखना है कि ये आगे लेके जाता है कि नहीं, तो डबल क्लिक करेंगे, ये यहाँ ले गया। अब इसमें ये इधर लेके जा रहा है और ये इधर है। अब ये देखना है ये कहाँ लेके जा रहा है, ये नहीं लेके, ये अब लेके तो कैश एंड बैंक में जा रहा था, लेकिन वो हमने डिलीट कर दिए सारे सेल। तो अब आपने क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है, ये फर्दर यानी खुद नहीं लेके जा रहा, तो आप इसको 0 टाइप कर दे। बाकी देख लें और कोई नहीं। हाँ, अब यहाँ भी आ रहे हैं बैंक चार्जेस, दोबारा आप यहाँ क्लिक करें, फर्दर ही आपको अगर लेके जाता है तो आप जहाँ लेके जाएगा, और अगर वो आगे ख़त्म हो जाती है यानी मज़ीद लिंक में नहीं लेके जाता, तो उसको 0 कर दें। अब जैसे यहाँ ये आया, मैं क्लिक किया तो ये आगे नहीं लेके जा रहा, तो मैं 0 कर देता हूँ। दोबारा फाइल में आएंगे, देखें कोई चीज़ ऐसी है तो नहीं जो हमारा ये रेफरेंस आ रहा है। अब इस पर भी आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपने एक स्टेप को करना है। अभी इसमें ये सारा कवर हो गया, डबल क्लिक किया तो उसने कहा कि ये सम लगा हुआ है इसका, इसमें ये रेफरेंस आ रहा है। मैंने इस पर क्लिक किया तो उसने इन तीनों को सम किया हुआ था। अगर देखें ना, तो ये 3 सम हुए हुए हैं, तो उसमें इसमें रेफरेंस आ रहा था। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, वो फर्दर लिंक में ले गया, यानी लिंक के अंदर लिंक के अंदर जो लिंक है वो उसमें ले गया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अब आगे फर्दर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये आखिरी बैंक के साथ, कैश एंड बैंक के साथ लगा हुआ था। ये देखें, अगर आपको ये शो भी कर रहा है, लेकिन वो हमने सारे वो सेल डिलीट कर दिए, तो अब हम इसको ख़त्म कर देंगे। अब हमारी फाइल ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी। अब इसमें ये चीज़ रह जाएगी, क्योंकि कैश इन हैंड मैंने इसमें कैश इन हैंड में भी इसका एक रिफ्लेक्ट आ रहा है। अब ये देखें 2-3 जगह पे आ रहा है। आपने जहाँ जहाँ रेफरेंस आ रहा होगा आपने उसका ट्रीटमेंट यही करना है। जहाँ भी आ रहा है आपने एक दफ़ा पूरी फाइल को देख लेना है। पहले वेल्थ रिकन्सिलेशन वाली आइटम्स को देख लें या एसेट एंड लाइबिलिटी को देख लें, इट्स डिपेंड अपॉन यू। तो अब इस पर डबल क्लिक किया, अदर ये जो रिसीवेबल पे हैं इस पर क्लिक किया, इसमें यहाँ आ रहा है, इस पर क्लिक किया, फर्दर इस पर किया, ये कैश एंड बैंक में लेके जा रहा था। अब ये देखें 2 बैंक, इसमें ये है कि ये 2 बैंक्स पे लेके जा रहा था। अगर आप देखें ना, एक ही ये कैश एंड बैंक G99 पे, और एक जो रेफरेंस आ रहा है ना इस पे। अब G99 क्योंकि मैंने ख़त्म करना था, मैंने सारे बैंक इनकी जो इधर ये मैंने डिलीट तो सारा सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया था ना, लेकिन मैंने इनकी जो सारी है ना डिटेल ये भी ख़त्म करनी थी। तो मैं सारा मतलब लाइंस ख़त्म करनी थी, क्योंकि जब नया आएगा ना तो मैं नए को कुछ स्पेसिंग ऐड करूँगा और हेड बनाऊंगा, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अभी एग्जांपल, जब हेड क्या है वो, जब मैं बैंक एनालिसिस यानी स्टेटमेंट टाइप करना सिखाऊंगा ना, तब आपको पता लग जाएगा। मैं बाकी बैंक को भी ख़त्म कर देता हूँ, ताकि एक ही साथ जो रेफरेंस आ रहे हैं ना सारे हम इसको ट्रीट कर लें।
पूरे It's good. There is a bit. इसका ना जो फॉर्मेट है ना मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। ये ऑलरेडी बने हुए हैं ना, ये आपको बैंक का मैं फॉर्मेट भी कर दूंगा। बास का अब ज़ाहिर सी बात है आपके पास तो नया क्लाइंट होने हैं ना, तो उसमें आपके पास एक फॉर्मेट होना चाहिए, तो वो आपको वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा लिंक में अंदर। थोड़ा सा सेट कर लूँ, थोड़ी सी ना जिस बैंक की जो अलाइनमेंट थी ख़राब हुई हुई थी, और इसके अलावा ये बैंक ऑलरेडी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ऑलरेडी ज़ीरो कर दिया था, ये भी ज़ीरो है। कैश एंड बैक को हमने नहीं छेड़ना, और बाकी सारे बैंकों के। अब वापस हम ईएल पे आते हैं, क्योंकि हमने सारे बैंकों के पहले जो सिलेक्ट करके डिलीट किया था ना, वो पहले जैसे इसके अंदर ट्रांजैक्शंस काफ़ी आ रही थी, वो हमने सेलेक्ट करके उस पर डिलीट का बटन प्रेस कर दिया था। लेकिन ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया कि लिंकिंग होती है, ये जो बच्चे एक्सेल यूज़ करते हैं उनको, जिनको अकाउंट्स बनाना आते हैं, उनको पता ही है, या जिनको एक्सेल जिनको यूज़ करना आता है, तो एक्सेल में लिंकिंग वगैरह भी होती है। तो वो लिंक लगा हुआ था, जैसे प्रॉफिट ऑन डेट का लगा हुआ था, इवन इन सारों का कहीं ना कहीं लिंक एट द एंड कैश एंड बैंक से आ रहा था ग्रुपिंग में जाके। तो इसी तरह ना डिलीट करने के बाद जो उसके रिमेनिंग खाली लाइंस रह गई थी उनको भी डिलीट किया, ख़त्म कर दिया, ताकि कोई इसमें लिंक वाले आइटम्स है ना वो ख़त्म हो जाए। अब जब वो ख़त्म किया तो उनकी वजह से रेफरेंस एरर आ गए। तो अब हम जितने भी रेफरेंस एरर आ गए ना उनको ख़त्म करना है। तो हमने जिसमें रेफरेंस एरर आ रहा है उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो जहाँ लेके जाएगा वो साथ साथ जाते रहना है। जहाँ जहाँ वो एरर होगा, जैसे अब ये भी लिखा हुआ, ये रिसीव्ड इन बैंक, अब ये 2 जगह लेके जा रहा है, अब ये ख़त्म हो गया है, इसको ख़त्म कर देंगे हम। ये हमारा ये चीज़ ठीक हो जाएगी जिस तरह पहले थी। कैश इन हैंड में जाएंगे, कैश इन हैंड में भी आ रहा है, कहाँ कहाँ आ रहा है देखते हैं। इस साइड पे नहीं है हमारा, इस साइड पे है, इस पर क्लिक किया, इसको हम ख़त्म कर देंगे। इन दोनों में भी करेंगे। जैसे अब क्या है, अब हमने डबल क्लिक करके रेफरेंस जहाँ जहाँ लेके जा रहा है ना, जो फर्दर लिंक में लेके जाता है, जहाँ जहाँ लिंक में जा रहा होगा जाते रहना है। जहाँ एंड पे जब वो लिंक पे लेके जाना बंद हो जाएगा, वहाँ आपने इसको ज़ीरो कर देना है, बाकी सारे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। अब ये नहीं लेके जा रहा है, मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ। इसी तरह ये भी नहीं लेके जा रहा है, इसको भी ज़ीरो कर देता हूँ। अब वापस कैश एंड बैंक में आऊँगा एल में, तो अब देखूँगा कहाँ है। एल हमारी क्लियर हो गई। अगर आप ऊपर से देखें ना, एल मतलब एसेट एंड लाइबिलिटी ओके है, लेकिन हमारे चेक पे रेफरेंस एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है वो? अब क्योंकि चेक का लिंक ऑलरेडी एक एल यानी एसेट एंड लाइबिलिटी से होता है, और दूसरा वेल्थ रिकन्सिलेशन से होता है। तो अब जिस वेल्थ रिकन्सिलेशन में एरर आ रहा है उसके अंदर जाएंगे, जहाँ एरर आ रहा है उस पर डबल क्लिक करेंगे, नहीं मज़ीद आगे जा रहा है, यहीं इसको ज़ीरो कर देंगे। इसी तरह आप गिफ्ट टू फैमिली मेम्बर, इस पर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, अब ये आगे लेके जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसको ज़ीरो कर दिया। इसी तरह ये भी नहीं आगे लेके जा रहा है, इसको भी ज़ीरो कर दिया। यानी जो जहाँ तक लेके जाता होगा, जो लास्ट जो फर्दर जहाँ स्टॉप हो जाएगा मामला, वहाँ हमने इसको ज़ीरो कर देना है। इस पर करेंगे, ये पूरे इधर काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। अब इस पर देखें, ये सारी ना लिंकिंग लगी हुई हैं, इन तीन यानी 3 चीज़ों में ऐड हो रहा है। ये 3 चीज़ें ना सैलरी, बैंक एंड कैश इसमें ऐड हो रही है। तो आपने देख लेना जिस पे रेफरेंस आ रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे, नहीं आ रहा, इस पर भी क्लिक करेंगे, नहीं, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, नहीं आ रहा है। अब ये 2 फर्दर लिंक में जाएंगी, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर अब आ गई है, क्योंकि लिंक के अंदर लिंक है तो वो आगे नहीं जा रहा है, इसको ख़त्म कर दिया। इसी तरह ये भी लिंक के अंदर लिंक है, तो अब यहाँ काफ़ी चीज़ें देखेंगे, नहीं आ रहा जी, ये आगे फर्दर लेके नहीं जा रहा है, ये भी फर्दर नहीं लेके जा रहा, ये भी नहीं जा रहा, इन सबको हमने ज़ीरो कर देना है। अब हम अपनी फ़ाइल को देखेंगे, ये हमारी फ़ाइल हो गई है रेडी। अभी ये हमारी टोटली फ़ाइल अपडेट हो गई है 2024 के स्टार्ट पे, जहाँ अभी 2024 स्टार्ट हुआ, और अभी स्टार्ट होने के साथ अभी ये कोई 2024 की यानी टैक्स ईयर 2024 में अभी कोई ना एंट्री हुई है, मतलब ना हमें कोई पैसे रिसीव हुए हैं, ना हाँ, ना हमने कहीं पेमेंट किया, ना हमने कोई एसेट ली है, ना हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है। नहीं, यानी ये सारी चीज़ें मैं कह रहा हूँ न्यू नहीं है। ये जो थी 2023 के हिसाब से हमारी फाइल
के हिसाब से टैली अगर आप ये देखें, हमारा चेक भी ठीक है। अगर चेक में यहाँ कोई चीज़ आ रही होगी, इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ हमने मिस या गलत कर दी है। वो पर एक एक लिंक में जाके देखेंगे, हम इस तरह जाएंगे जी अच्छा ये हमारा, पहले देखेंगे ये दोनों सेम है। ये मैं जब ये बता रहा हूँ कंपैरेटिव बनाने के, जब आपने कंपैरेटिव कंप्लीट बना ली है बैंक और फाइल अब रेडी है या हमारी ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 2024 टैक्स ईयर की जो ट्रांजैक्शन है उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, वो अपने वो डाटा इसमें पुट होने के लिए अब रेडी हो गया है। तो उससे पहले पहले जो है ना वो इक्वल होनी चाहिए चीज़ें, ये इसके बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर, ये सारा देख लेना है। जहाँ भी कोई डिफरेंस आया तो आपने देखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपको ये जो चेक लगे हुए हैं ये बता देंगे, चेक सिंपल था, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आपने इसमें से खुद भी मैं लगा दिया तो उसको मैंने ख़त्म कर दिया, और इसमें प्लस इसमें से ये किया और इसमें से ये माइनस कर दिया, तो ये हमारा चेक है। तो ये सिंपल वो प्लस माइनस वाला हिसाब है चेक का, और ये सारे हमारी फाइल रेडी हो गई है। अब हम आते हैं कि जो हमारी बैंक जो स्टेटमेंट थी यानी बैंक एनालिसिस था, उसके अंदर जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया ना, जो ये लिखा हुआ है, ये तो हमारा हो गया कवर। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसमें यही लिखा हुआ, पढ़ भी लें, इसको स्टॉप करके रेफरेंस एरर आ जाएगा तो इसको हमने ख़त्म कर देना, जहाँ एंड तक लेके जाएगा। ये सारा लिखा हुआ था क्योंकि जब हमने, आपको मैं यही कहूँगा कि जब आप फाइल में होंगे ना, जब आप बैंक एंड कैश एंड बैंक में होंगे, तो जो कैश एंड बैंक की आपने जो सारा सेलेक्ट करके ना, क्लोजिंग बस आपने छोड़ देना है, ओपनिंग और क्लोजिंग छोड़ देना। उसके नीचे जितनी भी ट्रांजैक्शन आ रही होंगी ना, उसको आप सेलेक्ट करके डिलीट ना करना, आप डायरेक्ट कंट्रोल और माइनस बटन जो नम पैड्स होते हैं ना उस पर कर देना, वो ख़त्म हो जाएगी। फिर आपको डबल नहीं करना पड़ेगा। मैंने पहले आपको इसलिए बताया था कि डिलीट कर देना, ताकि फ़ाइल, क्योंकि कंपैरेटिव हम सीख रहे थे, तो आप लोग ये ना समझे कि ये क्या हो गया कंपैरेटिव सीखते वक्त। तो आप अब आप कंपैरेटिव सीख गए हो, तो अब बैंक टाइप करना था, तो आप बैंक टाइप करने से पहले आपने जो डिलीट किए होंगे ना, आपने जो खाली स्पेसिस है उनको डिलीट कर देनी है। जब आप खाली स्पेसिस डिलीट करेंगे ना, तो उसमें फिर आपके मुख्तलिफ जगह पे ना रेफरेंस एरर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लिंक लगना, लिंक लगे होंगे। अब वहाँ ज़ाहिर सी बात है वो हमने डिलीट कर दिए, सेल ही डिलीट हो गया। अब वो लिंक की जगह वो कहेगा रेफरेंस दें को किस सेल में जाना है, तो वो उस जगह एरर दे देगा। रेफरेंस एरर का ये मतलब होता है। तो आपने फिर उस रेफरेंस एरर के अंदर जाना है। जो वो लिंक आपको जहाँ जहाँ लेता जाएगा, जहाँ लास्ट एरर आपको स्टॉप हो जाएगा, आपको मज़ीद आगे लेके नहीं जाएगा, आपने उसको ज़ीरो लगा देना है। हम नहीं, क्योंकि मैं आपको शुरू से बिल्कुल सिखा रहा हूँ, मैंने आपको फ़ाइल मेकिंग भी बनाई है, ऑटोमेटिक रेडीमेड एक फ़ाइल भी बना के दे दी हुई है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हुई हैं। लेकिन ये जो नॉर्मली जो आपका न्यू क्लाइंट होगा ना, उसमें आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, ये तब होगी जब आपका कोई पुराना क्लाइंट है, आपको 2-3 साल हो गए हैं, क्योंकि एक दफ़ा जब क्लाइंट बन जाए ना, तो वो इधर ही रहता है, बार बार चेंज नहीं होता। तो हर साल, यानी इस साल आपके पास क्लाइंट आया ना, तो अगले साल भी वो आपसे ही बनाएगा। उसको पता है कि आपको उसकी सारी चीज़ों का पता है। पर आप न्यू क्लाइंट ऐड करते जाएंगे, वो आप पे डिपेंड करता है कि कितने क्लाइंट आपने एक वक्त में हैंडल करने हैं। आप अगर किसी कंपनी में है ना, तो कंपनी में भी यही होगा कि आपको ये रिटर्न बनाना आता होगा। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में तो बहुत बंदे होते हैं, को हर तरह के बंदे होते हैं, तो लेकिन रिटर्न बनाना ना बहुत कम लोगों को आता है। तो उनमें से आप होंगे। फिर इवन के जब आप किसी कंपनी में भी होते हैं कि जॉब कर रहे होते हैं, तो उसमें भी ये है कि आप अपने दोस्तों के भी आपके क्लाइंट बन जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, दोस्तों में या जो आपके कोलीग्स होते हैं उनमें ज़रा पैसों का मामला है, मतलब ये होता है कि थोड़ा बहुत जहाँ 4,000 करना है लेना है, तो वहाँ से आप 3,000 या 2,000 ले लेते हैं। और इसी तरह पे जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, डायरेक्टर्स वगैरह की भी आपको अगर आपको बनाने आती है ना, तो फिर आपको ना कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, यानी ओनर्स हो गए, बड़े जो सीएफओ वगैरह हो गए, तो आप उनकी भी रिटर्न बनाना क्योंकि उनको पता होता है कि आपको बनाने आती है, वो फिर आपको भी देते हैं, फिर वो आप उनसे भी चार्ज करते हैं। यानी ये ड्यूरिंग द ईयर, मैं अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल एक दूँ ना, तो उनका भी यही है। वो भी एक कंपनी है, बड़ी अच्छी कंपनी है, वहाँ जॉब कर रहे हैं, वहाँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हैं, और वो सारा अकाउंट का भी हैंडल करते हैं। और जब ये टैक्स रिटर्न का सीज़न आता है ना, तो वो अपनी कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स हो गए, पहले वो एक स्पेसिफिक फर्म थी, उनसे काम करवाते थे। अब क्योंकि वो बंदा इनके पास ऑलरेडी आ गया, उसको बनानी आती थी। जो फर्म वाले फॉर एग्ज़ाम्पल लेते थे, लेट्स फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छी खासी अमाउंट लेते हैं फर्म वाले, तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो 20,000 देते थे एक बंदे का। तो ये मेरे दोस्त ने ना उनको कहा कि मैं, जब डिस्कशन हुई, मीटिंग हुई आपस में,
तो उन्होंने कहा कि मैं आपको, किसी को कहा मैं 15,000 में बना दूंगा, किसी को कहा मैं 12,000 में बना दूंगा। ज़ाहिर सी बात है वो फिर कंटिन्यूटी चलती रही, रिटर्न भी वो आ गई, यानी जॉब के साथ साथ उनको सैलरी भी मिल रही होती है, और टैक्स के सीज़न में वो रिटर्न बना के हमने कोलीग की ही बनाता है, और वो अच्छे खासी ये 1.5 महीने के अंदर ना अर्निंग कर लेता है। खैर, अब इसके अंदर हमने दूसरा, अब फर्दर आगे मूव करते हैं। ये पॉइंट हो गया। अब रूल्स ऑफ बैंक स्टेटमेंट और बैंक फॉर्मेट, ये मैं ना आपको इकट्ठा करवा देता हूँ। एक में थोड़ी सी ना मैं अपने हिसाब से ना अरेंजमेंट कर लूँ, जो मैंने जिस सीक्वेंस में आपको करवाना है। अब पॉइंट नंबर 2 और 3 का मैं आपको लेके जाता हूँ। अब रूल्स इसमें डिफरेंट होते हैं। मैं आपको ना डायरेक्ट बैंक के फॉर्मेट में ले जाता हूँ। एक तो है ऑलरेडी फाइल जो आपको दी है ना, ये वाली, इसमें ऑलरेडी वो सारी चीज़ें हैं, बैंक का कोई लहदा फॉर्मेट नहीं है। वो मैंने एक लहदा भी फॉर्मेट बना दिया, वो किस चीज़ के लिए वो मैं बता देता हूँ वो क्यों बनाया हुआ है। एक जो आपको ऑलरेडी फाइल मिलेंगी है ना, आप उसको भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसके अंदर आप स्पेस ऐड करेंगे, जैसे ये है। अब जैसे अब इन फॉर एग्जांपल आप इसी बंदे का बना रहे हैं, तो अब ये इस बैंक में आप स्पेसिंग खुद ही ऐड कर लेंगे। ये आपने ऐड करना शुरू कर ली है। अब इसके अंदर आपने ना, इस हमारी स्पेसिंग ऐड हो गई है, स्पेस हमने ऐड कर दी। अब इसमें आप ड्यूरिंग द ये बैंक स्टेटमेंट जो ट्रांजेक्शन्स हुई है ना, आप वो करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह आप दूसरा बैंक में भी आपकी अब ट्रांजेक्शन आ रही है, अब स्टेटमेंट आ गई, हमने देख ली कहाँ इसमें ट्रांजेक्शन आ रही है, तो आप स्पेस ऐड करेंगे। स्पेस ऐड करने के लिए शिफ्ट स्पेस ये सारी सिलेक्ट होगी, फिर कंट्रोल और राइट साइड में नम पैड पे जो प्लस है उसको प्लस करना, वो ऐड हो जाएगी। तो आप जितनी दफ़ा प्रेस करेंगे उतनी लाइंस ऐड होती रहेंगी। फिर अगर आपने 2 लाइनें इकट्ठी या 3 करनी है, जितनी भी आपने करनी है उनको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस किया, तो उतनी ही लाइंस ऐड हो जाएंगी। अब ये जो सारा आप हर बैंक के साथ करेंगे। आप बैंक स्टेटमेंट देखेंगे, अगर उसमें मूवमेंट आ रही है, बात कुछ बैंक हो जाते हैं डॉर्मेंट, या उस बैंक में ना कुछ ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग रेलिवेंट टैक्स पीरियड में नहीं होती, तो फिर वो एज़ इट इज़, ये ज़ाहिर सी बात है उसमें ऐसे खाली स्पेस रखने का फ़ायदा कोई नहीं है। एक प्रॉपर सिस्टम के साथ चलना चाहिए। जिस तरह अब ये जो फाइल है ना, ये इस तरह, यानी ओपनिंग क्लोजिंग और ड्यूरिंग द ईयर कोई ट्रांजेक्शन तो ऐसे रहती है। तो अब जिसमें ट्रांजेक्शन होगी आपने वो स्पेसिस ऐड कर लेनी है। किस तरह करनी है? शिफ्ट स्पेस और कंट्रोल दबा के एंटर दबाएंगे तो ऐड हो जाएगी। तो आपने इस तरह ऐड कर लेनी है। फिर जो ट्रांजेक्शन जो डेबिट साइड पे आनी होगी वो तक एंटर कर लेंगे, जो क्रेडिट साइड पे आनी होंगी वो कर लेंगे। और एक मेरे पास जो बैंक फॉर्मेट है ना, वो मैंने आपको जो आपको फ़ाइल बनाना सिखाई है ना, ये मैंने उसके लिए बना के दिया हुआ था फ़ाइल बनाने के लिए। उसके लिए सबसे पहले बैंक फॉर्मेट में ये होता है, बाकायदा होता है कि आपका क्लाइंट ना न्यू क्लाइंट होता है, तो उसकी ज़ाहिर सी बात है जब तक वो कंप्लीट डाटा नहीं देता और साथ आके बैठता नहीं है, बताता नहीं है ये चीज़ें मेरे पास, ऐसे डिटेल नहीं देता, तो तब तक आपके पास वो आप उसे ना कह देते कि मुझे बैंक स्टेटमेंट दे दें। तो आप उतनी पीरियड में जब तक आपके पास सिर्फ बैंक स्टेटमेंट के अलावा कुछ नहीं है ना, तो आप बैंक स्टेटमेंट टाइप कर लेते हैं। फिर ये कहते हैं कि आपके पास फॉर्मेट होता है ना, तो आप उसकी एक कॉपी बनाते हैं उस फाइल की। फिर उसमें ये होता है कि आपने सबसे पहले उस बंदे का जो होता है ना, क्या नाम है, बंदे का नाम लिखना होता है, जो भी आपका क्लाइंट है। ज़रूरी नहीं है कि आप ना लिखें, ये है कि चलो आपको स्पेसिफिक हो जाता है कि आपका जो ये क्लाइंट है कौन सा है। ज़ाहिर सी बात है जब आपके पास उसके कोई और चीज़ नहीं सिवाय बैंक स्टेटमेंट के, तो आप बैंक स्टेटमेंट ही टाइप करेंगे ना। इसी तरह नॉर्मली यही होता है कि बहुत सारे क्लाइंट ना पहले बैंक स्टेटमेंट, जो टैक्स पेयर्स होते हैं ना उनको पता होता है, वो सबसे पहले ना वो बैंक स्टेटमेंट भेज देते हैं, बाकी डाटा वो बाद में देते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट उतनी देर आप लोग टाइप कर देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने ना क्लाइंट का नाम लिखना होता है। क्लाइंट का नाम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्रोफेशनल लेगेसी, ठीक है जी। इसको बोल्ड सिंगल लाइन कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपने बैंक का नेम लिखना था, फॉर एग्ज़ाम्पल हबीब
बैंक लिमिटेड, जो सा भी बैंक है आपका, एक क्लाइंट के एक से ज़्यादा बैंक होंगे, हमेशा याद रखते, बहुत कम हुए क्लाइंट जिनके एक हो, चाहे एक हो या 10 हो, आप लोगों ने इसी तरह ही करना है। आपके पास जितने भी बैंक हो, आपने फॉर्मेट उठाया हुआ, ये फॉर्मेट आपको दे दूँगा, तो आपने इसकी कॉपी बना लेनी। सिलेक्ट किया सारे को शुरू से लेके, कॉपी किया कंट्रोल सी से, तो और यहाँ नीचे आके ये कंट्रोल भी करके ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, और ये नीचे स्पेस इसको बढ़ा दी, ये ऐड कर दी। अब इसमें हम अपनी पेज ब्रेक लगा देंगे, ओल्ड IB, ये हमारा जी पेज ब्रेक लग गया। अब ये आ गई है। अब ज़ाहिर सी बात है, ये अभी बैंक था, तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल उस बंदे का जो सा दूसरा बैंक होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मीज़ान बैंक का, हम मीज़ान लिख लेंगे, तो जितने अकाउंट हो गए हमने उतनी स्टेटमेंट ले लेनी, और उतनी स्टेटमेंट की अलग अलग एक बैंक वाइज ना इनकी ये डिटेल एनालिसिस बना लेना है। उसके लिए सबसे पहले आपने क्लाइंट का नेम लिखना है ऑलरेडी, क्योंकि आप ऊपर वाली फ़ाइल से कॉपी किया होगा तो ऑलरेडी आ रहा होगा। ठीक है जी, मीज़ान बैंक आ गया। अब इस तरह दूसरा जो भी बैंक का जो एड्रेस होगा हमने वो लिखना है, जो से भी जिस एरिया में उसकी ब्रांच है, फॉर एग्जाम्पल गुलबर्ग, और अकाउंट नंबर लिखना है। तो अकाउंट नंबर आपने इस तरह लिख लेना है, इसको कौन सा भी है, जो भी है उसका अकाउंट नंबर हुआ इस तरह। तो ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन है। क्लाइंट नेम के बाद आपने बैंक का कंप्लीट नेम, उसका एड्रेस पूरा लिखना है कि गुलबर्ग 2 आगे, अगर कोई एड्रेस कोई है ना 75 ये या जो भी है वो लिख लेना, और आगे कम अकाउंट नंबर इस तरह एज इट। इसी तरह दूसरा बैंक अगर आपका क्लाइंट है उसका दूसरा बैंक भी है, तो आपने इसी तरह क्लाइंट नेम, बैंक नेम के बाद बैंक का एड्रेस जो भी है उसका रेलिवेंट, फॉर एग्जांपल जोहर टाउन, जैसे D ब्लॉक जोहर टाउन। अगर वो कंप्लीट वो वाला है, यानी एग्जैक्ट हाउस नंबर या प्लॉट नंबर वो ना लिखे, खाली ब्लॉक और एरिया नंबर लिख दें तो आपको वो भी काफ़ी है। और आगे अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर आप जो भी उसका जो भी अकाउंट नंबर हुआ है वो लिख दिया। इसी तरह अगर उसका तीसरा अकाउंट है, तो एक तो मैंने आपको बताया ना, इस तरह सारा सेलेक्ट करने के लिए, सारा सेलेक्ट करके ऐसे सारा सेलेक्ट करके कंट्रोल C, और इधर आगे कंट्रोल V। तो एक दूसरा तरीका होता है, सारा सेलेक्ट करना है ऐसे, यहाँ तक सेलेक्ट किया, यहाँ तक सेलेक्ट हो गया, उसके बाद शिफ्ट दबा के स्पेस, फिर कंट्रोल C और एंटर, तो वो उसी की डुप्लीकेट बन जाएगी। ये देखें, एक ये जो अभी बैंक था, एक ये मीज़ान बैंक का आ गया, अब इसके नीचे कोर मीज़ान बैंक आने, यानी इसी की कॉपी बन जाएगी। फिर आपको वो ड्रैग करना और वो सारे नहीं करना पड़ेगा। अतः इसका आपने रेलिवेंट जो भी आपका बैंक नेम होगा उसके नाम से तो बैंक नेम लिख देना, JS बैंक लिमिटेड, जो भी कंप्लीट है वो लिख दिया, और जो भी एड्रेस वगैरह होगा वो लिख दिया। यानी जो क्लाइंट के जितने भी बैंक होंगे उस क्लाइंट से कहना हर बैंक की अपनी बैंक स्टेटमेंट दे दे, और फिर उस स्टेटमेंट की, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट होता है ना, उस पर सारा लिखा होता है किस बैंक की है, क्या एड्रेस है उसका, और क्या अकाउंट नंबर है, वो तो सारा वहाँ ही लिखा था। आप उसके अकॉर्डिंग फिल कर लेना, जितने बैंक हो उतना करना है। अब जैसे मैंने आपको बताया, जो मैं जिस फाइल पे आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप इस पर देखें ना EL में जाके, तो इसमें ऑलमोस्ट कैश एंड इनको निकाल के इनके हैं टोटल 6 बैंक, तो इन 6 बैंक आ रहे हैं। अब मैंने इन क्लाइंट को कहना है कि आपके जो जितने भी बैंक हैं ना, इन 6 ये रेलिवेंट बैंक हैं, उनको सबसे पहले मैसेज करना है कि सर आपके जो बैंक्स हैं ना वो दे दें, उनके ना मुझे बैंक स्टेटमेंट दे दें, वो मुझे प्रोवाइड कर देगा। हाँ, अगर उनका आप कहते हैं कि भाई मेरा ना मैंने एक नया बैंक अकाउंट, नया एक बैंक खोला है, तो मैं उनकी फ़ाइल में जाऊँगा। अब जैसे ये 6 के 6 बैंक की नहीं सारी बैंक आ रही हैं, तो मैं एक नया बैंक जाऊँगा, मेरे पास ज़ाहिर सी बात है उनका नया बैंक आ गया, उसका नाम फॉर एग्जाम्पल अल्फल है, तो मैं यहाँ से कॉपी, ये सारा मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट स्पेस कंट्रोल C और एंटर, मैं एंटर करूँगा तो ये आ गई थी
ये मेरा दूसरा, यानी इसकी कॉपी बन गई। अगर देखें ना, कॉपी बन गई है। अब नया बैंक था उनका, फॉर एग्जांपल था बैंक अल्फला, बैंक अल्फला। ये फॉर्मेट मैंने इसलिए दिया, अगर किसी का नया बैंक भी आ जाता है ना, अगर आपको मैंने फ़ाइल तो बना के दे दी है रेडीमेड, लेकिन फॉर एग्जांपल किसी का आ जाता तो आप वहाँ से भी कॉपी करके कर सकते हो। और दूसरा मेन तो ये है कि आपके पास भी मेन थी तो ये है कि जब आपके पास फॉर एग्जांपल न्यू क्लाइंट आता है और न्यू क्लाइंट का भी पास डाटा नहीं है, तो बैंक स्टेटमेंट का, बैंक का आपको फॉर्मेट होगा, तो आप उस फॉर्मेट में उसकी बैंक स्टेटमेंट को एनालिसिस यानी टाइप कर लोगे। और वह बाद में जब बाकी चीज़ें आएंगी उसकी फ़ाइल बनाओगे तो वो कॉपी करके वो पेस्ट कर देना, आपका टाइम सेव हो जाएगा। बैंक अल्फला है तो, और ये इधर आ जाता है जी बैंक अल्फला, और इधर ये एड्रेस आ जाते हैं मुस्लिम टाउन ब्रांच, कॉमा, आगे अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर जो भी हुआ, जो भी अकाउंट नंबर हुआ वो लिख दिया। ये हमारी तो कैश एंड बैंक में तो ऐड हो गया। अब फॉर एग्जांपल इसकी जो ओपनिंग बैलेंस था वो मैं बैंक स्टेटमेंट से देखूंगा वो क्या था जी इसका ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि नया अकाउंट है। जब नया अकाउंट हो ना, वो ड्यूरिंग द ईयर खुला होता है, यानी ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, तो ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। तो जो और बस ड्यूरिंग द जो ट्रांजैक्शन होती है ना वो इधर शामिल होंगी। तो अब ये नया बैंक है, ये तो डिटेल में यानी ग्रुपिंग में तो मैंने इस कैश एंड बैंक में के सेक्शन में तो ऐड कर दिया। अब एल में नहीं आ रहा होगा, अब देखें यहाँ ये बैंक अल्फला वो नहीं आ रहा होगा, तो मैं अब क्या करूँगा जी, स्पेस ऐड की, अब मैं उसकी स्पेसिंग का ऐड कर रहा हूँ ताकि मैं उस फाइल को यानी उस नए बैंक को इसमें शामिल कर दूँ। ये मैं इधर लिख दूँगा जी बैंक अल्फला, आगे कॉमा, अकाउंट नंबर, जो भी अकाउंट नंबर वो मैंने लिख दिया। और उसकी फिर मैं जो ओपनिंग होगा ना वो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है क्योंकि नया अकाउंट खुला है तो ओपनिंग तो होना नहीं है, वो ज़ीरो। और जो क्लोजिंग होगा ना उसका लिंक मैं यहाँ लगाऊंगा प्लस या प्लस से लगवा, प्लस करके आगे लिंक लगा सकते हैं या इक्वल करके, जो भी मर्ज़ी कर लें वो लिंक लगेगा। इक्वल प्रेस करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इक्वल प्रेस किया और इसके क्लोजिंग बैंक से लगा दी, टोटल के साथ ही लगाना, क्लोजिंग बैलेंस से लगाना और क्लिक कर दिए तो ये हमारे इधर आ जाएगा। देखिए अब मैं इसमें लेके जा रहा हूँ तो इधर इसका लिंक आ गया। तो हमने इस तरह कर देना है। अब ज़ाहिर सी बात है, अब टोटल का फार्मूला लगा हुआ है, उसमें ये बैंक नहीं आ रहा, मतलब कि ये टोटल में देखें तो ये स्किप हो रहा है, तो मैं इसको ड्रैग कर लूँगा या शुरू से लगा लूँगा। ये एक्सेल वाले यानी जिनको एक्सेल पे काम करना था उन लोगों को पता ही होगा। प्याज सिर्फ कि मैं शॉर्टकट की यूज़ करके ना ये बॉर्डर लगाए हैं, कुछ इसमें नई साइंस नहीं है। ये जिन्होंने एक्सेल का कोर्स अगर प्रोफेशनल है किसी जिनको एक्सेल का कोर्स मतलब कि अवेलेबल है, अगर जिसको क्या है एक्सेल की वर्किंग नहीं करनी आती, अकाउंट्स बल्कि बनाना नहीं आते एक्सेल पे, क्योंकि आगे काम तो सारा कंप्यूटर पे होता है। पेपर्स वगैरह कंपनीज़ में भी आप देख लें तो पेपर्स पे तो ऐसा नहीं हो रहा होता या रजिस्टर पे, एक्सेल पे हो रहा होता है या सॉफ्टवेयर पे हो रहा होता है, और एक्सेल वगैरह या दूसरे, तो मेजोरिटी तो एक्सेल पे यूज़ करती हैं। तो फिर ये प्रोफेशनल लेगेसी पे ना ये एक्सेल का कोर्स अवेलेबल है। तो जिनको लिंकिंग की समझ नहीं आती या अकाउंट्स बनाने की समझ नहीं आती, ये शॉर्टकट कीज़ नहीं पता, तो अगर मैं तो आपको कहूँगा, मेरी कोशिश है कि मैं आपको समझा दूँ, वरना आप यहाँ से भी देख दूँ कि कर सकते हैं बॉर्डर वगैरह ऐड। जैसे ये बॉर्डर का है तो ये सारा आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कौन सा चाहिए, तो वो सारा आप कर सकते हैं, डिटेल है। लेकिन अगर आपने सीखना है क्या क्या कैसे है एक्सेल क्या होता है, एक्सेल की वर्किंग कैसे की जाती है, एक्सेल पे अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं, तो प्रोफेशनल लेगेसी पे ना कोर्स अवेलेबल है एक्सेल के रिलेटेड, जो बेसिक से एडवांस लेवल इवन के प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक वो लेके जाता है। तो ये हमने
इसमें नई चीज़ क्या थी कि न्यू बैंक आया, उस न्यू बैंक को मैंने इधर कैश एंड बैंक में भी ऐड कर लिया। जैसे बैंक अल्फला था आपके सामने ही ऐड बन वर्किंग, इसकी डिटेल सी बनाई, फिर एल में इसका मैंने इधर लिंक लगा दिया। ओपनिंग क्योंकि सारी सी बात है न्यू बैंक का तो उसका ओपनिंग तो होना नहीं है, तो और क्लोजिंग होगा ड्यूरिंग द ये जो ट्रांजैक्शन आ रही होंगी वो जब हमारे अभी तो है नहीं है ना, तो अभी हमारे पास वो है ज़ाहिर सी बात है नहीं, तो हमने इसका क्लोजिंग जो अभी डेली बेशक आ रहा है तो उस पर हमने एल पे उसका लिंक लगा दिया। ठीक है, तो अब मूव करते हैं हम बैंक फॉर्मेट पे। ये भी मैं आपको ना बैंक फॉर्मेट पे, बैंक फॉर्मेट है ना आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बैंक फॉर्मेट पे मैंने आपको रीज़न बता दी कि न्यू क्लाइंट होगा, उसके पास वो अगर अभी खाली स्टार्ट में आपको सिर्फ स्टेटमेंट ही देता है, बैंक स्टेटमेंट ही आपको प्रोवाइड कर देता है ना, तो आप के पास फॉर्मेट पड़ा होगा, ज़ाहिर सी बात है आपके पास फ़ाइल तो पड़ी नहीं होगी अभी उसकी, ज़ाहिर सी बात है। मैंने तो आपको फ़ाइल दे देनी है, बल्कि बनाना भी सिखाई है, तो वो फ़ाइल आप तो अमेंड कर सकती हैं, उसी फ़ाइल को आप अमेंड कर सकते हैं। आप क्या करेंगे जी, उस फाइल में जाके ना, जब तक आपके पास डाटा नहीं आता ना, आप इस फाइल में जाएंगे तो ये सारी डेट्स वगैरह चेंज कर लेंगे। अब ये चीज़ें जो ये सारी आ रही हैं आप डिलीट कर देंगे सारी ऐसे, और इसकी सारी अमाउंट्स और वर्किंग भी सारी आप डिलीट कर देंगे। क्यों? आपके पास इसके अभी क्योंकि ये तो किसी और क्लाइंट की थी, यानी कि ये तो फॉर्मेट था, तो आप अब ये जो नया क्लाइंट आया आपने उसके एसेट डालने हैं, उसकी लोन एंड एडवांसेस डालने हैं, उसके कैश एंड बैंक डालने हैं, उसकी ज्वेलरी, उसकी व्हीकल, उसकी इन्वेस्टमेंट अगर जो अगर है तो डाली, अगर नहीं है तो वो आपने स्किप कर देनी है, तो वो आपने उसके साथ करना है। तो आपने ये सारा ये स्टार्ट में एल वगैरह डिलीट कर दिया। क्या इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये सारा डिलीट कर दिया। क्यों? ये आपके पास फॉर्मेट वगैरह पड़ा होगा, आप इसमें ऐड कर सकते हो, जब वो देगा तो आप इसको अंदर वर्किंग में इसकी यहाँ सारी डिटेल वगैरह और उसकी लिंकिंग कर लेना। और इधर भी आपने ना इनकम एक्सपेंडिचर में ये चीज़ें भी आपने डिलीट कर देनी है। उसकी वजह होगी कि ज़ाहिर सी बात है इस बंदे की अपनी इनकम होगी, अपने सोर्सेज होंगे, मे बी खाली सैलरीड क्लास हो, मे बी वो रेंटल इनकम से ही करता हो या 2-3 चीज़ों से करता हो। इसी तरह ये भी आपने इस डिलीट कर देनी है, क्योंकि हर क्लाइंट का, हर बंदे का अपना अपना फ़र्क होता है। तो ये फ़ाइल आप अब न्यू क्लाइंट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आपके पास जो फॉर्मेट जब मैंने आपको देना ना उसको कैसे तैयार करना है, तो वो इस तरह भी आप तैयार कर सकती हैं। और यानी और इसमें से ये जो बैंक्स हैं ये अब बैंक्स में आएंगे, तो उसने जो आपको बैंक स्टेटमेंट देनी है ना, आपने वो बैंक स्टेटमेंट जो भी आपको देगा, आपने उसके बैंक स्टेटमेंट में जो भी उसका बैंक होगा वो और उस अकाउंट नंबर, उसका एड्रेस वगैरह लिख देना है, उसके हिसाब से उनको ऑपरेट करना है। और ये ग्रुपिंग होगी, इसको आप सारे को डिलीट कर देना, अगर आपको बनाने की ज़रूरत हुई तो वो आप कर लेना। स्वाय बस आप जो ग्रुपिंग मैंने आपको जो ये फॉर्मेट दूंगा ना, उसमें आपने ये रहने देनी है, ये फॉर्मेट आप एज इट इज़ रहने देना। क्यों? ये आपके काम आएगा। इसको बाकी, इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी ना आप उसको डिलीट कर देना। बेसिकली अगर आप इसको भी, अगर ग्रुपिंग का ये चीज़ नहीं भी बनाना चाहते तो ना बनाएं, लेकिन ये होता है कि जब एक से ज़्यादा बैंक आ जाए ना, तो अभी ये अगर मैं एल में लेके जाऊँ तो अंडू करूँ थोड़ा सा, बल्कि मैं सारा अंडू कर देता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है ये अपने क्लाइंट के हिसाब से ही होता है। हाँ, तो इसमें जैसे ये बैंक चार्जेस होते हैं ना, ग्रुपिंग बनाने का पर्पज़ क्या है जिसको मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों बनाते हैं। इसको ग्रुपिंग भी कहते हैं और डिटेल भी कहते हैं। क्या हो गया है बैंक चार्जेस। अब ये एक बैंक चार्जेस क्या होते हैं, ये तो मैं अभी आपको ना जब बैंक स्टेटमेंट टाइप करना, एनालिसिस करना सिखाऊंगा ना, तो वो बता दूंगा। अब ज़ाहिर से बात है इन क्लाइंट के 5 से 6 बैंक है, 6-7 बैंक है, तो हर बैंक में ना, हर बैंक अपने चार्जेस ना सालाना काटता है। तो आपके पास दो चीज़ें होती हैं, आप जैसे अब ये ग्रुपिंग में लेके जा रहा है, आप ग्रुपिंग में जाएंगे ना तो ये देखें हर बैंक जो भी बैंक वाइज ना लिखा हुआ है, दुबई इस्लामिक बैंक है, फ़लानी एरिया का नाम है और ये अकाउंट नंबर इसका है, ये सारा मेंशन है इधर। तो आपने भी ना बैंक और वो उससे होता है कि हर बैंक के हिसाब से ना अपनी अपनी ना पता लग जाता है, इस बैंक ने इतने बैंक चार्जेस ड्यूरिंग द ईयर कटे मारे, इस बैंक से इतने कटे, इस बैंक से इतने कटे, इस बैंक से इतने कटे। लेकिन अगर आप इतनी डिटेलों वाला काम नहीं करना चाहते तो आप मेन जो एल है ना, फीस है, आप उस पर डायरेक्ट लिंक लगा सकती हैं। प्लस दबाएंगे जो सा भी बैंक होगा ना उसमें, फॉर एग्जांपल बैंक चार्जेस, अब हेड जब बनेगा ना, मैं एक दफ़ा ना बल्कि बना के दिखा दूँगा आपको। यहाँ हमारी डेट्स आ जाएंगी।
हमारी डेट्स आ गई। इधर हम डिस्क्रिप्शन लिख देंगे भाई। अब वो किस तरह डिस्क्रिप्शन क्या होती हैं वो आप छोड़ दें, वो मैं ना आपको अभी जब बैंक स्टेटमेंट टाइप करेंगे ना साथ साथ ही समझाऊँगा कि क्या होती हैं, तो ये छोड़ दें। इधर हमारी वो अमाउंट्स आ गई, तो फॉर एग्जांपल 100, 200, 2100, 2200 जो यानी जो सी भी अमाउंट है ये सारी आ गई। इसका हमने इधर टोटल लगा लिया। अब ये इसी तरह ना मैं दूसरे एक और जो डिटेल बनाने का मकसद है ना मैं उसको समझा रहा हूँ। तो ये लिंकिंग भी थोड़ी सा आपको समझ आ जाएगी और डिटेल भी आ जाएगी। लिंकिंग ऐसे ये काम लिंकिंग का था मैं, लेकिन आपको बता रहा हूँ अगर आपको है ना कि ग्रुपिंग किस चीज़ की बनानी है, क्यों बनानी है, तो वो मैं आपको ना सिंपल करके बता रहा हूँ। अगर आपने बनानी है तो बना दें, नहीं बनानी तो ग्रुपिंग का मकसद ये है कि आप अपनी चीज़ों को सिंप्लीफाई और एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में करें। अब इधर इसकी मैं वैल्यू वगैरह चेंज कर लेता हूँ। अब देखें अभी हमारे पास 2 बैंक आ गए। अभी एक और चीज़ है, देखें ना हमने ये वैल्यूज़ लिखी है ना, अब ड्यूरिंग द ईयर समझे कि हमारे बैंक में ट्रांजैक्शन हुई, हमारा ना बैलेंस चेंज हो गया। अब ये देखें कि ड्यूरिंग द ईयर हमारी ट्रांजैक्शन हुई और हमारा ये बैलेंस चेंज हो गया। और फॉर ये बैंक चार्जेस हमारे क्रेडिट साइड पे आते हैं ये फॉर्मेट के हिसाब से। जाहिर सी बात है अगर आप देखें कि आपके बैंक में पैसे पड़े थे, आपके पैसे कट गए, तो आपका बैंक क्रेडिट होगा, यानी आपके बैंक से पैसे माइनस हो जाएंगे। डेबिट क्रेडिट तो आप लोगों को आता ही होगा ना, ये जाहिर सी बात है। आप अकाउंटिंग के बच्चे हैं या बीकॉम, बीबीए, बीएस, एमकॉम, एसीसीए, सीए, इन सारे हैं, तो इन डेबिट क्रेडिट तो आप लोगों को आता ही होगा। तो हमारा बैंक क्रेडिट हो गया और एक मैं ना एक अमाउंट डेबिट भी करा दिया था। फॉर एग्जांपल आपके बैंक में ना 1 मिलियन रिसीव हुआ, आपको रिसीव हुआ है। अब मैंने एक समझा रहा हूँ आप लोगों को कि क्या हिसाब होता है। 1 मिलियन रिसीव हुआ, उसमें से इतने आपके ये ओपनिंग था, ये 1 मिलियन आपको रिसीव हो गया, इसमें से आपके पैसे कट गए बैंक चार्जेस के, रिमेनिंग पैसे रह गए ये क्लोजिंग बैलेंस रह गया। ये आपकी एल में भी आ रहा होगा क्लोजिंग बैलेंस इस अकाउंट में। और दूसरा ना अब देखें आपकी फ़ाइल आउट हो गई है। अब आपके पास 2 तरीके हैं। अब आपके पास एक तरीका है कि आपने जो डिटेल बनाई है ना कि बैंक चार्जेस की है, देखें ना डिटेल ऑफ बैंक चार्जेस। अब एक जो प्रॉपर जो काम करने का तरीका होता है ना प्रोफेशनल, उसमें यही होता है कि ग्रुपिंग का एक मेन सेक्शन बना जाता है, उसमें डिफरेंट डिटेलें आ जाती हैं। तो हमने डिटेल बना ली बैंक चार्जेस की। अब फॉर एग्जांपल इस बैंक के अंदर ही थी हमारी ट्रांजैक्शन बैंक चार्जेस आ रहे थे, मैंने प्लस करके लिंक लगाने की लिंक लगाया, लिंक लगाने लगा, मैंने प्लस लिखा, कैश एंड बैंक में गया और ये ऐड कर दिया जी, ये इस पर सेलेक्ट किया और एंटर दबा दिया, ये हमारा इधर आ गया। ठीक है, आप देखें आप एल में आएंगे तो ऑलरेडी इसने इसका पीछे लिंक जा रहा था, इससे यहाँ से पिक कर लिया। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब दूसरा बैंक जो हमने टाइप किया था, हाँ एक ये है। अब फॉर एग्जांपल वापस हम ग्रुपिंग में गए। अब ग्रुप हमने कहा कि भाई दुबई इस्लामिक बैंक जो बल्कि बैंक अल हबीब है ना, इसमें भी आ रहा है, प्लस दबाया, कैश एंड बैंक गए, बैंक चार्जेस आ रहे हैं जी, इस पर सिलेक्ट किया, लो जी हमारा ये बैलेंस आ गया। अभी हमारे डिटेल में भी आ गया कि इस बैंक में इतने बैंक चार्जेस कटे, इस बैंक में इतने बैंक चार्जेस करे। और एल में भी देखें ये दोनों जमा हो गए हैं, 550119 हो गया, ये देखें। और इनका भी यहाँ डबल इनका सम लगा हुआ है, 550119 आ गया। अब हम आप देखेंगे ना तो हमारी फ़ाइल ऑलमोस्ट 975900 से आउट हो गई है। हमारा पहले ज़्यादा आउट हो रही थी। अगर मैं ये लिंक अंडू करूँ ना दोनों के, तो पहले हमारी ना इस अमाउंट से हो रही थी, फिर हमने लिंक लगाए, हमने लिंक लगा दिए थे। लिंक लगाने के बाद हमारी ये कम हो गए, जो आउट थी ना वो हमारी कम हो गई। अब जाहिर सी बात है हमारी ये जो लिंक लग गई है ना, इसकी डबल एंट्री पूरी हो गई है। हमारी एक जो क्रेडिट और 12 बैंक क्रेडिट हो रहा था इसमें, यानी मतलब डेबिट भी कुछ होना चाहिए था। डेबिट क्या होना चाहिए था, वो हमने इधर बैंक चार्जेस हमारा इधर आ गया, वो हमारा हो गया, यानी हमारे लिए तो एक्सपेंस ही है ना। बैंक चार्जेस कटे, हमारे पैसे कट गए, हमारे लिए एक्सपेंस हुआ, यानी हमारा बैंक चार्जेस एक्सपेंस डेबिट और ये हमारा है बैंक क्रेडिट हो गई, डबल एंट्री पूरी हो गई इन दोनों की। अब ये रह गई जो हमारे पास पैसे आए हैं, फॉर ये आए हैं 1 लाख रुपये, 1 मिलियन आया। अब इसकी अब क्या है, इसकी एंट्री क्या ही होगी, बैंक डेबिट हुआ होगा। अब जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो क्रेडिट हुआ होगा ना। तो फॉर एग्जांपल क्रेडिट क्या होगा लेते हैं हम, बल्कि बैंक हमारा ना क्रेडिट ज़रूरी क्रेडिट कर लेते हैं। बैंक डेबिट हुआ,
बैंक में पैसे जमा हुए हैं, बैंक डेबिट हो गया है। तो अब इसका दूसरा इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं जी ये हमें ना हमारी इनकम रिसीव होनी थी, रिसीवेबल होनी थी हमारी। फॉर एग्जांपल सैलरी आ गई है, तो सैलरी हम क्लिक करते हैं जी, डिटेल में चला गया और हम कहते हैं जी हमारी इन्हें सैलरी आई है 1 मिलियन। इधर हम लिंक लगा लेते हैं। लिंक लगाने के लिए प्लस ऐड किया और कैश एंड में बैंक में गया, उस पर क्लिक कर दिया और ये क्लिक कर दिया हमारी। अब जाके देखते हैं जी, तो ये हमारी इसमें आ गई है 1 मिलियन। ये हमारी सैलरी रिसीव हो गई है, ठीक है। ये हमारी लिंकिंग है। ये हमें आगे ना, अभी तो ज़ाहिर सी बात है मैंने कंप्लीट ट्रांजैक्शन तो ऐड नहीं की, तो आगे जाके इंशाल्लाह ना मैं इसको ना मज़ीद वो ऐड करूँगा। एक मिनट में ज़रा थोड़ा सा इसको ना चेक कर लें। ओके, हाँ, आगे जाके जब हम पॉइंट नंबर 7 करेंगे ना, पॉइंट नंबर 7 ये है 6 सॉरी, तो इसमें ना मैं आपको बता दूंगा जब हमारे पास हर चीज़ रेडी होगी ना लिंकिंग, तो हमारी जो ये फ़ाइल अभी आउट हो रही है ना, अगर देखें मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, अभी हमारी फ़ाइल आउट हो रही है, हमारा डेबिट क्रेडिट कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें अभी हमारी ड्यूरिंग द ये और ट्रांजैक्शन आएंगी, उनकी लिंकिंग लगेगी और फिर ये आगे जाके ये कंप्लीट होगा, ठीक है। ये मैंने जैसे आपको समझाने के लिए किया था, अब मैं वापस इसको ख़त्म कर देता हूँ। हाँ, और जो मैंने जो लेक्चर स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको कहा था ना, उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि आपने नहीं सारे को सिलेक्ट करना और क्लोजिंग से पहले पहले डिलीट कर देना। आप डिलीट कर दें ऐसे, या फिर दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि सिलेक्ट हुआ हुआ कंप्लीट सिलेक्ट कर लें, यानी यहाँ तक सिलेक्ट किया, फिर इसको शिफ्ट प्रेस किया, स्पेस प्रेस किया, ये बाकी जो आप ग्रे एरिया वाला है ना ये भी सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल प्रेस करके माइनस दबाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो और ये ख़त्म होगा तो वापस रेफरेंस एरर आ जाएंगे, जहाँ जहाँ रेफरेंस एरर आएंगे उनको हम डिलीट कर देंगे। दूसरा बैंक है ना, उसमें भी यही करता हूँ। क्योंकि इनकी ऑलरेडी आपको देखा अब देखें ना 203 की लिंकिंग लगी हुई है। मैं आपको शुरू से दिखाऊं तो ये एल पे गए बैंक चार्ज से ज़ाहिर सी बात है, बैंक चार्ज पे क्लिक किया है, वो फर्दर डिटेल में ले गया, डिटेल का लिंक लगा हुआ था इसके टोटल से, इन सारे के टोटल से इधर। तो अगर अब ज़ाहिर सी बात है, अब करंट ईयर के हिसाब से अगर हम देखते तो हमारा तो ये ज़रूरत ही नहीं थी, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया। तो हम सारे को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम ये लाइन ही डिलीट कर देंगे, वो ख़त्म कर देंगे। ख़त्म किया तो ये हमारा रेफरेंस एरर आया, रेफरेंस एरर को जहाँ लास्ट लेकर जाएगा उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है जी। अब हमारी फाइल होगी नहीं, अभी टेली एक आधा कोई एरर आ रहा होगा। चलें इसको भी हम देख लेते हैं। आप देखा, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ कि कहाँ एरर आ रहा है। अब हमने वो देखना है जी, ठीक है। अब एरर कहाँ आ रहा है हम शुरू से देखेंगे। अभी हमारी फ़ाइल टैली नहीं है हमारी तरफ से, तो और चीज़ें क्लियर है, यही अमाउंट इधर भी है और इधर भी है। तो अब हम देखेंगे कि कहाँ मसला आ रहा है। पहले हम देखते हैं जी, ये दोनों सेम है, ये भी सेम है, इनका टोटल भी सेम है, 12 मिलियन है, और इनके टोटल देख लेते हैं। अब फ़र्क देखें आप, अगर ये देखें ना, आप पहले सबसे पहले टोटल मैच कर लेना। टोटल नहीं मैच हो रहा है उसका मतलब कि उस हेड में इशू है। इसमें 16.5 मिलियन आ रहा है, इसमें भी 65 मिलियन है, लेकिन आगे देखें ना ये 16,502 है, ये 16,526 है, तो यानी इधर कहीं मसला आ रहा है। हम इसमें देखेंगे ये दोनों सेम है, ये मिस आ रहा है जी। ये देखा 24,000 इसके कम, ये मिस है। इसमें जाएंगे वापस और देखें कि हमारा ये ओपनिंग वगैरह ख़त्म हो गया है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। JS बैंक में अब ये JS बैंक था, इसकी गलती से मेरे से जब मैं ये बना रहा था ना, इस पे बॉर्डर ऐड कर रहा था, मेरे से लिंक पीछे दूसरे बैंक में हो गया। देखिए जो हमने नया बैंक किया था, बैंक अल्फला के साथ हो गया था। हालांकि बैंक अल्फला का लिंक इधर आना चाहिए था और वो इधर आ रहा है, लेकिन गलती से मेरे प्रेस हुआ। अब देखें चेक लगाने का मकसद क्या था, ये चेक की एक एग्जांपल आगे मेरे से गलती से ना लिंक इसका भी चेंज हो गया। ये आना चाहिए था JS बैंक का, और ये बैंक का अकाउंट नंबर है 742, लेकिन वो गलती से कहाँ लग गया, बैंक अल्फला का जो हमने न्यू ऐड किया था उसके क्लोजिंग से। तो अब हमने इसको ठीक करना है। अब जाहिर सी बात है, उसने हमें इंडिकेट कर दिया आपकी फाइल इतने अमाउंट से आउट है,
तो अब हमने अब एरर को ढूंढना है। उसका देखने का क्या तरीका था, मैंने देखा ये भी मैच है, ये भी मैच है, सारी फाइल को देखा। फिर मैंने देखा ये इनके टोटल चेंज आ रहे हैं। फिर मैं इस हेड के टोटल में चला गया, मैंने देखा ये भी चेंज सेम है, इसमें फ़र्क आ रहा है। अब इसका मैंने देखा जी वो लिंक अलग लगा हुआ। अब मैं इसका सही वाला लिंक लगा दूँगा। प्लस कैश एंड बैंक के हमने एक दफ़ा देखा JS बैंक 742 वाले की क्लोजिंग के साथ लगाना है। अब यहाँ हम ढूंढेंगे JS बैंक 742, ये है जी 742। इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इसमें गए और इधर इसकी अमाउंट इसका जो मेरे से लिंक ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ था वो ज़ाहिर सी बात है वो सोल्ड पे लग गया। लेकिन ये तो ओपनिंग बैलेंस था, उसका लिंक आना चाहिए था, या उसका लिंक लगा दें, या उसकी अमाउंट क्या आनी चाहिए थी 24099। तो हमने 24099 ये अमाउंट आनी चाहिए थी। ये हमसे गलती से हमारा लिंक डिस्टर्ब होगा। लिंक डिस्टर्ब भी हो जाए तो फाइल आउट हो जाएगी, वो हमें इंडिकेट कर दे। अब देखेंगे हमारे फाइल टैली हो गई। तो फाइल चेकर जो हमने एक ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया ना, वो यही बताता है कि हमारे से कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गई, कोई डबल एंट्री या कोई एंट्री मिस तो नहीं हो गई, या कोई लिंक तो नहीं गलत लग गया। अच्छा हुआ ये चीज़ मेरे से मिस्टेक हो गई है, आप लोगों के सामने ये मैंने रेक्टिफाई किया है। और ये जो आपका जो चेक था ना, इसने बता दिया कि भाई ये चेक किस काम आता है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने हो गई है। और चेक ने आपको बता दिया कि जी कोई ना कोई मसला था। फिर मैंने वो चाहे उस मसले को ढूंढने के लिए शुरू से फ़ाइल को देखा। कैश एंड बैंक में मसला आया, कैश एंड बैंक में इस चीज़ का मसला था कि इस बैंक का लिंक ख़राब हो गया हुआ था। उस लिंक को वो क्लोजिंग के साथ नहीं लगा हुआ था, वो किसी और बैंक के साथ लगा हुआ, यानी इसके साथ लगा हुआ था। फिर इसको करेक्ट किया और इसका टोटल जो ओपनिंग था ना, वो गलती से ना इसका लिंक लग गया था, इसकी अमाउंट हट गई हुई थी। फिर उस अमाउंट को लिख दिया जो भी थी। वो मुझे किस तरह पता लगी थी, ज़ाहिर सी बात है पिछले साल का क्लोजिंग ये था, तो इस साल का ओपनिंग तो फिर ओपनिंग भी यही होगा। 30 जून 2023 का जो रात तक बैलेंस था, सुबह 1 जुलाई 2023 ही, यानी अगले दिन ही वो अमाउंट वही सेम रहेगी अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं तो वो था। फिर मैंने वो लिखा तो मेरी फाइल टैली हो गई। ठीक है जी, बैंक फॉर्मेट इसमें से आपको मैंने सिखा दिया, दिखा दिया क्या होता है सारा। एक और चीज़ भी इसमें बैंक फॉर्मेट में आपको मैं दिखा देता हूँ। बैंक फॉर्मेट किस तरह का होता है। ये बैंक है जिसमें आपको मैंने बताया पर क्लाइंट का नेम, बैंक का नेम, क्लाइंट का एड्रेस, सॉरी बैंक का एड्रेस और क्लाइंट का जो अकाउंट नंबर है उसमें। और फिर और अब इसके अंदर ना और क्या क्या शामिल होता है जी। ओपनिंग आएगा, ज़ाहिर सी बात है अगर नया बैंक होगा तो ओपनिंग नहीं होगा। अगर क्लाइंट का ऑलरेडी पुराना बैंक है तो उसका ओपनिंग होगा। आपको स्टेटमेंट लेंगे, आप उससे उस क्लाइंट के जो स्टेटमेंट लेंगे ना, उससे आपको पता लग जाएगा कि क्या अमाउंट है। आप वो लिखेंगे, वो बैलेंस एट द बिगनिंग लिखा होता है, बैलेंस एट 1 जुलाई 2023 वो लिखा होता है। उनको पता होता है, बैंक वालों को भी पता है कि टैक्स ईयर क्या है, उसका पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है। 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक तो होता है। तो वो फिर वो बैंक स्टेटमेंट भी उसी तरह बैंक वालों ने बनाई हुई होती है, जिसमें बैलेंस एट द बिगनिंग आ जाता है। फॉर एग्जांपल 10,000 बैलेंस था, वो हमने लिख दिया। फिर ड्यूरिंग द ईयर कुछ अमाउंट हमारे बैंक में आई होगी, वो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। कुछ हमारे अमाउंट हमारे हमने पेमेंट की होगी, वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, लेकिन न्यू बैंक होगा तो ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें ना और अब इसके अंदर अब क्लोजिंग, अब लिंकिंग थोड़ी सी है ये इसकी ना बैंक की। तो ये जो हमारा टोटल हो गया, ज़ाहिर सी बात है वो टोटल के अंदर ओपनिंग भी आता है। जैसे ना ओपनिंग की अमाउंट ऐड करता तो वो क्लियर हो जाएगा। ये अब टोटल देखें तो ये हमारी अमाउंट आ रही है जी, ये ओपनिंग आ गया। और ड्यूरिंग द ईयर जो भी ये अगर देखें ना, ये सारा जो ब्लू एरिया है, ये ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी कोई हमारे बैंक में अमाउंट्स आ रही होंगी ना, उनके टोटल इधर आ रहे होंगे, वो भी ऐड हो जाएंगे ड्यूरिंग द ईयर। फॉर एग्जांपल हमारे पास 500 आया, वो भी ऐड हो जाएगा। अब नीचे देखेंगे तो 1500 ये टोटल ऐड हो गया। और हमने इसमें से 300 रुपया पेमेंट की फॉर एग्जांपल, तो अब हमारा टोटल दोनों के सेम होंगे। आपने ना एक चेक लगा लेना, प्लस कर देना डेबिट की अमाउंट माइनस क्रेडिट की अमाउंट। यहाँ आपने ये चेक लगा लिया। चेक लगाने का फ़ायदा ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपके डेबिट और क्रेडिट के जो टोटल है वो सेम है। अब हमारा क्लोजिंग बैलेंस ये है 1200, वो क्यों है जी, इसमें से 1000 ओपनिंग था, 500 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में है, टोटल 1500 हो गया, जिसमें से 300 हमने माइनस कर दिया। तो इसका मतलब कि अब बैंक में हमारे 1200 पड़े हुए हैं।
ये समझ आ गई है क्लोजिंग है। और क्लोजिंग का लिंक कैसे लिखा हुआ है, लगा हुआ है डेबिट में से। ये देखें, अगर आप देखें ना, मैंने इसको F2 प्रेस किया है तो ये ऊपर देखें, ये डेबिट में से ये हमारी माइनस हो रही है क्रेडिट साइड का सम। क्रेडिट साइड का सम कहाँ से हो रहा है, यहाँ से शुरू होके यहाँ शुरू ख़त्म हो रहा है। ये आप दोबारा देख लें, O8 से शुरू हो रहा है, O8 ये O है हमारा, ये जहाँ मेरा कर्सर है, और ये 8 है, ये हमारे इधर है 8, यहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक आ रहा है, O31 तक। तो ये O है और ये 31 है और ये इधर आ रहा है। तो आप जाहिर सी बात है इसमें स्पेस लाइन ऐड करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा। ये जो मैं सम कह रहा हूँ ऑटोमेटिकली बनेगा। एक दफ़ा फॉर्मेट देने का मकसद ही यही है कि एक फ़ाइल आपको ऑलरेडी बना के दे रही है, तो ताकि आपको बस आपने लाइंस ऐड करनी है और या कम करनी है। अगर ट्रांजैक्शंस कम है तो लाइन डिलीट कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, अगर तो ट्रांजैक्शन ज़्यादा है तो आपको लाइंस बस ऐड करनी पड़ेंगी। ये टोटल और ये सम वगैरह, ये क्लोजिंग का जो फार्मूला लगा हुआ ऑलरेडी लगा हुआ है, इसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने सीखना है तो क्या कैसे लगा हुआ है, आप जाहिर सी बात है ये टोटल कैसे आया होगा, क्लोजिंग प्लस ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन। तो उसका सम भी देख लें, ये पूरा एज इट इज़ ऊपर जा रहा होगा, इसमें क्लोजिंग भी कवर हो जाएगा और जो ड्यूरिंग द ईयर सम आएगा वो भी ऐड हो जाएगा। क्लोजिंग किस तरह आया जी, इसमें आपकी डेबिट की अमाउंट और डेबिट के टोटल की अमाउंट, ये है डेबिट के टोटल की अमाउंट माइनस ये ड्यूरिंग द ईयर जो हमारी ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड में हुई, यानी बारी बैंक से निकले जो अमाउंट्स निकली वो माइनस हो जाएंगी। और डेबिट की अमाउंट किस तरह आई है, इसमें हमारा ओपनिंग भी ऐड हो रहा होगा और ड्यूरिंग द ईयर जो हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी वो भी ऐड हो होंगी। आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट है तो आप लोगों को ये बेसिक सी चीज़ तो आती होगी, ऐड और लेस ही है सिंपल। यानी 1000 हमारा पिछला पड़ा था, 500 इस दफ़ा ऐड हमारे बैंक में ऐड हो गया और 300 रुपया हमारा निकल गया, तो पीछे जाहिर सी बात है क्लोजिंग बैलेंस रह गया। तो अब इस क्लोजिंग बैलेंस, ये जो क्लोजिंग बैलेंस रह गया होगा ये हमारे EL में आ रहा होगा। इस तरह अगर एक क्लाइंट का दूसरा बैंक है उसका भी आपने करना है। अगर ऑलरेडी कोई इसका बैंक, ये वाला बैंक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, स्टेटमेंट ले लेनी है, स्टेटमेंट में जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा वो लिख लेना है। लिखने के बाद ड्यूरिंग द ये जो ट्रांजैक्शन होंगी वो प्रैक्टिकल करूँगा ना तो आपको समझ आ जाएगी, पर जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपके EL में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। ठीक है जी, ये तो हमारी डिस्कशन हो गई है बैंक फॉर्मेट में। बैंक फॉर्मेट मैंने आपको फ़ाइल भी ये भी प्रोवाइड कर दूंगा ऑलरेडी। वैसे जो मैंने बेसिकली ये फ़ाइल भी निकली हुई जो आपको इसमें, ये मैंने खुद बनाई हुई है, और जो मैंने आपको फ़ाइल जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए भी देनी है ना, कंपैरेटिव वगैरह के लिए ये वाली, तो ये सेम वही चीज़ है, ये इसमें भी वही है। ये देखिए ये वही चीज़ है, इसमें भी ओपनिंग ऐड हो रहा है, ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन और ऐड हो रही है, और क्लोजिंग में से ये मैं ज़रा ये टोटल कंप्लीट नहीं था, इसको कर लूँ। क्लोजिंग का टोटल भी आपने हमेशा ऊपर तक लेके जाना है, और ये इसमें से भी आपको पता ही है, सिंपल से अकाउंटिंग के स्टूडेंट तो ये चीज़ें आपको पता ही होंगी। ओपनिंग के जो टोटल अमाउंट है उसमें से ये लेस हो रहा है तो क्लोजिंग अमाउंट आ जाएगी। तो ये वही चीज़ है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट आएगा, आपके पास नील फाइल भी होगी तो आप नील फाइल से शुरू कर लें, उसके नील फाइल से शुरू करके उसी की कैश एंड बैंक में कर लें, या फिर आपको सेपरेट भी जो बैंक फॉर्मेट दूँगा आप उसमें कर लें, और बाद में उसको फिल करने के बाद इसमें लाइंस और जितनी स्पेसिंग ऐड करनी होगी उस फाइल के हिसाब से उसको ऐड करके कॉपी पेस्ट कर देना। इट्स अप टू यू। ठीक है जी। और इसके बाद अब इसके अंदर तीसरी चीज़ है जो रूल्स, इंपॉर्टेंट जो चीज़ है। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल होगी। कैश अकाउंट वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी फ़ाइल कंपैरेटिव में, फिर भी अगर कहेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। रूल्स भी आते हैं जी, इसके लिए मुझे वो बैंक फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। बैंक फॉर्मेट, हाँ ये जी बैंक फॉर्मेट आ गया, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है जी। रूल नंबर 1, बल्कि मैं एक नई शीट ऐड करता हूँ रूल्स के लिए। बैंक एंड मैंने ये सेक्शन बना दिया। देखिए अगर आप ये एक सेक्शन जो जिस तरह EL में आ रहे थे ना, जैसे कैश एंड बैंक, तो मैंने वो चीज़ आपको इसमें भी बनाना सिखा दी है। ये कह लें कि वो बेसिक ही चीज़ है, आप लोगों को पता ही होगा, एक्सेल यूज़ करना ही आता होगा। अब मैं थोड़े से ना इस फाइल का फॉर्मेट चेंज कर लूँ, आप देखते जाएं, आप भी इसी तरह कर सकते हैं।
0.5 की स्पेसिंग रखी। इसी तरह मैं दूसरी डी को भी करवाए। यह चीज़ भी आप लोग सीख लेंगे इसी से ही, किस तरह एक शक्ल बनाई जाती है फ़ाइल को भी। वैसे अच्छा, इसमें हम इसको मर्ज कर देंगे हम, और रूल्स इधर से ठीक है जी। बैंक रूल्स, सीरियल नंबर, ये मैं फ़ाइल को ना बनाना से आप सीख भी रहे होंगे किस तरह एक फ़ाइल बनती है। डिटेल भी इसी तरह ही बनती है, जो है ना डिटेल, वो भी इसी तरह ही बनती है। उसमें बस फ़र्क ये होता है कि ये हमने जो ये मैंने लाइन और ये फॉर्मेट से ये बना लिया ना, ये देखिए एक लाइन और फिर ये 0.5 की विड्थ मैंने बी को कर दिया। सी का भी है वो नॉर्मल सेल साइज़ है, ये मैंने डी कर दिया। ये नॉर्मली ना फ़ाइल इस तरह बनती है। तो अब आप इसमें ये है कि डिफरेंट डिटेल बनानी होगी। इधर आप बैंक वो इधर आप वो लगा देंगे, क्या नाम है, पेज ब्रेक पर जो भी डिटेल होगी उसका नाम लिख देंगे, उस डिटेल के हिसाब से जिस तरह की आपने बनानी होगी अमाउंट वैल्यू वगैरह लिख देंगे जी। सी पहला रूल होता है जी बैंक का, ये बेसिकली ना कंसेप्ट भी है और रूल भी है। बैंक का डेबिट, बैंक स्टेटमेंट में जो डेबिट है, बैंक स्टेटमेंट में जो डेबिट हो रहा होगा ना, मैं उर्दू में अमन इंग्लिश में लिख रहा हूँ ताकि सबको समझ आए। बैंक स्टेटमेंट का डेबिट आपकी फ़ाइल में क्रेडिट होगा। क्या मतलब है बता देता हूँ। बैंक स्टेटमेंट आप जब लेंगे ना, तो बैंक स्टेटमेंट का ना जो स्टाइल होता है ना, बल्कि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना मैं तब आपको भी दिखा दूँगा। बैंक का सिस्टम थोड़ा सा समझ लें। बैंक का सिस्टम क्या होता है। बैंक का सिस्टम में 3 चीज़ें शामिल हो रही होती हैं। एक बैंक मिड में होता है, एक आप समझिए कि आप राइट साइड है, और एक होता है जहाँ से पेमेंट या इनकम या अमाउंट रिसीव हो रही होती है या जा रही होती है। ठीक है जी। बैंक आपने जब बैंक में आप चाहे आपने ही कैश अपना चेक के थ्रू डिपॉजिट कराया या वैसे ही आपने बैंक में अगर आपने अमाउंट डिपॉजिट कराई, तो आपका बैंक आपके हिसाब से डेबिट हो जाता है। मतलब बैंक आपकी के बैंक में अमाउंट ऐड हो जाती है। ठीक है। लेकिन बैंक क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन और ट्रीटमेंट करता है। बैंक आपको अपनी स्टेटमेंट यानी अपने अपने हिसाब से एंट्री क्या करेगा, बैंक अपने आप को देखेगा। फॉर एग्जांपल HBL है तो वो कहेगा जी HBL बैंक डेबिट, यानी वो कहेगा कि हमारे बैंक में आई है और क्लाइंट क्रेडिट हो गया। तो आप देखेंगे कि जब आपकी जो अमाउंट रिसीव हो रही होगी, जो जाहिर सी बात है जब आपके बैंक में पैसे ऐड हो रहे होंगे तो आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज़ हो रहा होगा, वो डेबिट हो रहा होगा। ऐसा ही है ना, तो आपका भी डेबिट आना चाहिए। लेकिन जब आप स्टेटमेंट लेंगे ना, बैंक स्टेटमेंट, जब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा उसमें भी आपको समझ लग जाएगी। जब आप स्टेटमेंट ले रहे होंगे उसमें आप क्रेडिट साइड पे आपको बैंक ने शो किया होगा। क्यों? बैंक ने अपने आप को देखा होगा, उन्हें कहा होगा बैंक, उन्होंने ओवरऑल अपने बैंक को देखना है कि वो उनका बैंक इंक्रीज़ हुआ, आप क्रेडिट हुए, तो उन्होंने आपको क्रेडिट साइड में लिख देना। तो जब आप क्रेडिट साइड में होंगे ना, तो यानी बैंक का जो डेबिट होगा, बैंक का जो क्रेडिट होगा आपका डेबिट हो जाएगा, और बैंक का जो डेबिट हो रहा होगा आपका क्रेडिट हो जाएगा। यानी बैंक का जो डेबिट है आपका क्रेडिट। अब जाहिर सी बात है ये हमारा बैंक है, ये हमारी डेबिट साइड है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है जी। ये मैं थोड़ा ना आपको लिख भी देता हूँ, बल्कि मर्ज करके लिख देता हूँ, सब जिस तरह समझाने के लिए कह रहा हूँ। वो डेबिट क्रेडिट जिनको नहीं समझ आ रही मैं उनके लिए कह रहा हूँ, बाकी काउंटिंग के स्टूडेंट तो समझ जाएंगे डेबिट क्रेडिट क्या चीज़ है।
ये आपका बैंक है, ये बैंक का फॉर्मेट है, ये आपकी फ़ाइलों में भी आ रहा होगा, आपको फॉर्मेट भी दे दिया आ रहा होगा डेबिट। ज़ाहिर सी बात है, अब आपका फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक के आपके क्लाइंट का, आप क्लाइंट के हिसाब से चलते हैं, आपके क्लाइंट के ओपनिंग आ रहा था, आपने स्टेटमेंट में देखा 50,000 रुपया था, ठीक है। उसने ना, उस क्लाइंट ने पैसे, उसको सैलरी रिसीव हुई, तो सैलरी की क्या ट्रीटमेंट होगी? आपके आप बैंक ऐप के थ्रू देखेंगे तो आपके तो बैलेंस बढ़ना चाहिए ना। तो सैलरी रिसीव हुई फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मिलियन उसको रिसीव हो गई पूरे साल की। तो यानी आपके हिसाब से अगर आप खुद देखें, बीइंग आप अकाउंटेंट, जो आप स्टूडेंट्स हैं जितने भी बैंक अकाउंटेंट्स हैं, तो उन आपके हिसाब से बैंक इंक्रीज़, आपके लिए तो बैंक इंक्रीज़ हुआ होगा, आपका बैंक बढ़ गया होगा, आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो गया होगा। क्यों? आपको सैलरी रिसीव हुई है, तो 1 मिलियन थी, वो रिसीव हो गई। तो ठीक है, अब आप टोटल देखेंगे तो आपके बैंक का टोटल 1050 यानी 1.05 मिलियन आपकी अमाउंट इंक्रीज़ होगी। ज़ाहिर सी बात है, अब बैंक में क्या शोर होगा, लेकिन बैंक आपके हिसाब से आपको रिसीव हुई, तो वो जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि आपके साथ आपके बैंक में जब अमाउंट रिसीव हुई है, तो वो रिसीव होने का मतलब ये है कि आपका बैंक डेबिट हुआ है। यानी ज़ाहिर सी बात है, जब आपके पास पैसे आए तो आपके बैंक डेबिट हो गया, और जब आपके पास से पैसे गए तो बैंक क्रेडिट हो गया। आपने फॉर एग्जांपल 5 मिलियन पर आपने पेमेंट की है किसी प्लॉट की, फॉर एग्जांपल ये मैं लिख देता हूँ, प्लॉट की प्लॉट ली है, उसकी 5 मिलियन पेमेंट कर दी, और ये सैलरी ले लेता। इससे आपको वो जो है ना ओपनिंग क्लोजिंग वाला, वो भी जो फ़र्क है वो भी समझ आ जाएगा। एएल में जो ओपनिंग क्लोजिंग बैंक का आता है, तो अब आप क्लोजिंग बैलेंस देखें तो ना, आपकी बैंक में क्लोजिंग बैलेंस 5 मिलियन 5 लाख कर लेते हैं, ठीक है जी। 1 मिलियन आपको सैलरी हुई, प्लॉट 5 लाख रुपए की, आपने उसको एडवांस पेमेंट कर दी, 50,000 का पिछला आ रहा था, तो 5,50,000 आपका रिमेनिंग अभी भी पड़ा हुआ है, ठीक है जी। ये आपके क्लोजिंग एएल में आएगा। अब ज़रा ट्रीटमेंट को समझें। आपके बैंक में पैसे आएंगे तो आपका बैंक डेबिट हो जाएगा, यानी आपका बैंक का जो बैंक है ना, जैसे आप समझ लें कि आपकी बैंक दराज है, आप एक दराज है या आपका वॉलेट है, आपके वॉलेट में ऑलरेडी 50,000 पड़े हुए हैं, फिर 1 मिलियन आपको सैलरी मिल गई, तो 10,50,000 आपकी टोटल अमाउंट हो गई आपके बटवे में। तो अब बटवे की जगह बैंक करते हैं, 50,000 आपका पिछला ओपनिंग पड़ा हुआ था, फिर आपको, आप जहाँ जॉब करते थे, तो वहाँ जॉब करते हैं आपके, वहाँ से आपकी जो जिस इंस्टीट्यूट जिस कंपनी में काम करते थे, उन्होंने ये 10 लाख रुपया सैलरी आपको आपके बैंक में डिपॉजिट करवा दी। आपका बैंक हो गया आपके लिहाज से डेबिट हो गया, लेकिन बैंक वाला अपनी स्टेटमेंट के हिसाब से करेंगे उसको क्रेडिट। तो अब ये देखो, ये काम मिक्स हो रहा है आप लोगों के लिए, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप सिर्फ फोकस करें ये कि आपके बैंक में जब पैसे आएंगे तो वो डेबिट पे साइड पे आएंगे, बैंक जो ये जो बैंक का फॉर्मेट है ना, उसकी डेबिट साइड पे आएंगे, और आपकी साइड से जब जब पैसे जाएंगे ना, वो क्रेडिट साइड पे जाएंगे, ठीक है। तो उसमें ये क्या करना है, जब आप बैंक स्टेटमेंट लेंगे ना, जब मैं आपको बैंक स्टेटमेंट का करके भी दिखाऊंगा, तब आपको समझ आ जाएगी। तो वो मैं अब ना, इससे अभी तो मैं रूल्स वगैरह सारे इंडिकेट कर रहा हूँ ना, तो मैं आपको ना अब नेक्स्ट जो है ना मेरा वो बैंक स्टेटमेंट प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो प्रैक्टिकल करूँगा तो आपको इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मलाई की तरह समझ आ जाएंगी। तो पहला रूल है, आपने बस देख लेना, सारी माइंड में जो बातें छोड़ें। बैंक स्टेटमेंट के डेबिट पे जो चीज़ आ रही होगी ना, वो उधर लिखा होगा डेबिट, और इधर क्रेडिट या डीआर या सीआर लिखा होगा। डेबिट पे आ रही होगी तो आपने अपनी इस तरह बैंक स्टेटमेंट की फ़ाइल पे क्रेडिट साइड पे उसकी ट्रीटमेंट कर देनी है, ठीक है। और अगर रूल नंबर 2 है, अगर बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे आ रही होगी, क्रेडिट साइड पे कोई अमाउंट आ रही होगी, क्रेडिट साइड पे अमाउंट आ रही होगी ना, तो क्रेडिट साइड पे जो अमाउंट आ रही होगी ना बैंक स्टेटमेंट की, आपने अपने बैंक के जो फॉर्मेट है ना, बैंक जो आपको मैंने फॉर्मेट दिया हुआ है, आपने उसकी डेबिट साइड पे ले देना, ठीक है जी। पहला क्या है, बैंक स्टेटमेंट जब आपको रिसीव हुई, अगर कोई उसकी डेबिट साइड पे जो भी एंट्रीज आ रही होंगी, आपने बैंक की क्रेडिट साइड पे लिख देनी है। बैंक स्टेटमेंट ली,
उसकी जो भी डेबिट साइड पे आ रही होगी, बैंक स्टेटमेंट की ये फोकस रखना है, बैंक स्टेटमेंट की जो भी चीज़ डेबिट साइड पे शो हो रही होगी आपने अपनी फ़ाइल में क्रेडिट साइड पे लिख लेना है, उसकी ट्रीटमेंट का लिख देनी है, जो जो भी है, चाहे आपने बिल पे किया यूटिलिटी, चाहे ऑनलाइन पे किया, ज़ाहिर सी बात है बैंक ही माइनस हो रहा है ना बैंक के थ्रू अगर किया तो, या आपने किसी को अपने फ्रेंड को 2,000 दे दिया, 3,000 भेज दिया, तो आपने वो किस तरह वो डिस्क्रिप्शन जो लिखते हैं ना, उसको एनालिसिस कहते हैं। तो वो मैं कल बल्कि जो जब स्टेटमेंट टाइप करके दिखाऊंगा ना, तब आपको समझ आ जाएगी। यानी आपने आपके बैंक से तो चले गए ना, ये जो क्रेडिट साइड है इसका मतलब है कि ये पैसे आपके बैंक से जा रहे हैं, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो आप रिसीव करेंगे क्लाइंट से लेंगे ना, उसकी डेबिट साइड पे जो चीज़ आ रही होगी वो आपने क्रेडिट साइड पे लिख देनी है अपनी बैंक की फ़ाइल में। और अगर जो उसकी क्रेडिट साइड पे आ रही होगी ना चीज़, वो आपने डेबिट साइड पे लिख देनी है। उसका मैंने जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने बता दी कि बैंक अपने हिसाब से क्लाइंट को ट्रीट कर रहा होता है। बैंक अपने आप को देख रहा होता है, मैं अगर क्लाइंट के पैसे रिसीव हुए ना तो बैंक ये कहता है कि ये पैसे मेरे रिसीव हुए हैं और बैंक क्लाइंट क्रेडिट हुआ है, तो थोड़ा ऑपोजिट है। तो बैंक स्टेटमेंट में जो चीज़ डेबिट हो रही होगी वो आपने फाइल में लिख देनी है क्रेडिट साइड पे, और जो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट साइड पे आ रही हो क्रेडिट साइड पे आ रही होगी वो आपकी डेबिट पे आएगी। यानी बैंक का डेबिट आपका क्रेडिट, यानी आपकी फ़ाइल का क्रेडिट, और बैंक का क्रेडिट आपकी फ़ाइल का डेबिट। ठीक है, ये समझ लग गई है। इसको प्रॉपर्ली जब हम अभी आगे जो वो आपको मैं करके दिखाऊंगा ना बैंक स्टेटमेंट, तो आपको पानी की तरह ये चीज़ भी याद हो जाएगी। ये दो मेन इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, ये आपको आई होप उम्मीद है कि समझ आ गए होंगे। ठीक है, इसको मैं ना एक और अगर इस तरह लिख दूँ, बैंक यानी जो मैंने ऊपर लिखा है ना, ये वही चीज़ है। ये जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ना, आप इसका स्पेसिफिक स्क्रीनशॉट भी ले लें, या आपके पास लेक्चर अवेलेबल ही है तो आप बार बार इसको भी समझने के लिए देख सकते हैं। ठीक है जी, बैंक का जो डेबिट होगा आपकी फ़ाइल का क्रेडिट। बैंक में कोई चीज़ डेबिट साइड पे आ रही होगी, आपने उसको चुप करके क्रेडिट साइड पे लिख लेना। नहीं समझ आ रही ना, मतलब कि ये जो मिक्स हो रहा था आपको, आपने बस इतना याद रखना है, बैंक की जो डेबिट साइड पे चीज़ आ रही होगी आपने अपने फ़ाइल में ना क्रेडिट साइड पे लिख देनी है। ठीक है, और जो बैंक की जो क्रेडिट चीज़ बैंक में जो क्रेडिट पे आ रही होगी आपने चुप करके उसको डेबिट साइड पे लिख देना। ओके, रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 ये है कि थर्ड रूल ये है कि आपकी जो भी चाहे डेबिट हो या क्रेडिट साइड हो, या डेबिट क्रेडिट दोनों साइडों में से कोई हो, आपने आपने चाहे, चले मैं आपको बता देता हूँ कि डेबिट साइड पे भी आपको किसी से पैसे रिसीव हो रहे हैं ना, तो उसमें ना 2-3 चीज़ें डेबिट साइड पे काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन उनमें से ना मैं आपको एक स्पेसिफिक वर्ड कह लूँ कि डेबिट साइड पे बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, और सेम क्रेडिट साइड पे भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो आपने हर चीज़ का डिफरेंट हेड बनाना है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कैश डिपॉज़िट कराया, आप गए हैं बैंक, 10,000 आपकी जेब में था, बैंक जाने के जब बैंक गए हैं, आपने ना बैंक में जाके ना आपने क्या किया, जो डिपॉज़िट स्लिप है ना, उसमें अपने बैंक का अकाउंट नंबर लिखा, अपना टाइटल लिखा, और जो भी है, और 10,000 अमाउंट लिख के आपने बैंक दे दिया अपने अकाउंट में, यानी कैश दे के बैंक में डिपॉज़िट करा दिया। तो वो किस हेड में आएगा? वो हेड बनता है कैश डिपॉज़िट का, बैंक में।
और डेबिट साइड पे बनता है। क्यों? आपके बैंक में पैसे ऐड हुए हैं तो डेबिट साइड पे ही बनना है, ठीक है। तो इसी तरह एक हेड बन गया कैश डिपॉजिट का। इसी तरह आपको सैलरी रिसीव हुई, जाहिर सी बात है आपके पैसे बैंक में पैसे हैं, यानी आपका बैंक डेबिट हुआ, यानी बैंक में पैसे ऐड हुए हैं, तो सैलरी रिसीव हुई। इसी तरह आपको किसी की तरफ से, किसी बंदे की तरफ से, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन या आपके दोस्त, पर्सन में ना आपका दोस्त, फैमिली या कोई भी बंदा शामिल हो जाए, उसकी तरफ से पैसे रिसीव हुए। मैं अभी डेबिट साइड के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो अब ड्यूरिंग द पूरा, जाहिर सी बात है बैंक स्टेटमेंट जो होती है वो पूरे साल की होती है, यानी टैक्स ईयर के साल की, 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक। तो उसमें तो काफ़ी ट्रांजैक्शन आ रही होती हैं। अब जो 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 अभी हेड बन गए हैं, यानी आपने इस चीज़ का बात को नोट करना है कि हमने हर ट्रांजैक्शन का अपना अपना हेड बनाना है। कैश डिपॉजिट कराया, उसका अपना हेड बन गया। सैलरी आ रही है, उसका अपना हेड बन गया। किसी पर्सन से आया ना, उसका अपना हेड बन गया। अब जिस पर्सन से आया ना, उसको इस तरह लिखते हैं, रिसीव्ड फ्रॉम। ये फिर भी मैं जब हम करूँगा ना आगे, ये क्या नाम है, आपको बैंक स्टेटमेंट प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ये चीज़ भी आपको समझ आ जाएगी। रिसीव्ड फ्रॉम, रिसीव फ्रॉम मोहम्मद अली। ये बैंक में ना बास का डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। कुछ बैंक लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते। जिनका लिख देते हैं कि भाई ये रिसीव फ्रॉम हमें, तो आपने ना इसकी जगह ना आपने ये लिख देना कि भाई हमें रिसीव हुए हैं, या आपने मेन हैंडिंग बना देनी ट्रांसफ़र। आपको ट्रांसफ़र हुए हैं, किसकी तरफ से हुए हैं? रिसीव फ्रॉम मोहम्मद अली। आपने लिख देना मोहम्मद अली की तरफ से रिसीव हुए हैं। अब ड्यूरिंग द ईयर डिफरेंट डेट्स पे कैश डिपॉजिट हुआ है, तो आपने ये नहीं है कि हर डेट पे, जिस डेट पे भी हर मंथ में फॉर एग्जांपल 2-3 दफ़ा हुआ है, तो आप 2-3, यानी आप कैश डिपॉजिट का हेड बनाई जा रहे हैं। एक मेन हेड बन गया है। उसमें अब मैं इधर आपको करके दिखा देता हूँ। इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ भी, ठीक है। ये मेन हेड हमारा बन गया कैश डिपॉजिट, ठीक है। हमारा बैंक डेबिट हो रहा है, मेरे बैंक में ऐड हो रहा है कैश डिपॉजिट। अब फॉर एग्जांपल हमें मिला है जी 5 जुलाई 2023 को मिले हमने कैश, हमारे बैंक में कैश डिपॉजिट हुआ। उसकी मेन हेडिंग हमने बना ली है, हाईलाइट कर लिया, अंडरलाइन कर लिया। वो हमने अमाउंट लिख दी जी 5000 रुपया। इसी तरह हमें 13 जुलाई को भी फॉर एग्जांपल रिसीव हो गए, तो अब हम दोबारा नहीं ये करेंगे जी कैश डिपॉजिट की हेडिंग बना देंगे जी कैश डिपॉजिट ना। ये एक मेन हेडिंग बन गई है। अब उसके रेलिवेंट जो चीज़ें आ रही होंगी, आपने जो हेड बनाया है उसी में लिखनी है, बट डेट लिखनी है, जो अमाउंट आएगी वो लिख देनी है, ठीक है जी। इसी तरह आपको सैलरी रिसीव हुई है, उसका भी यही करना है, एक हेड बना देना है सैलरी का। अगर आप जो बैंक स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसमें अगर आ रहा होगा तो लिख देना, ठीक है जी। और आपने वही डेट लिख दी, और जो भी डेट, जिस भी डेट पर रिसीव हुआ, और अमाउंट लिख दी। इसी तरह पूरे साल में जितनी दफ़ा भी रिसीव हो रही होंगी ना, आपने इधर डेट लिखते रहना है और इधर अमाउंट्स लिखते रहना है, ठीक है जी। इधर अमाउंट लिखते रहना है, ओके। अगर फॉर एग्जांपल बास का अब नॉर्मली बैंक में ना नाम वगैरह नहीं लिखा। अब जैसे किसी से रिसीव हो गई अमाउंट, तो अब उसमें मैं दोनों चीज़ें कवर कर लेता हूँ। एक ट्रांसफ़र का हेड बनेगा। वैसे ये मैंने आपको बताना था, जब मैंने प्रैक्टिकल बैंक स्टेटमेंट टाइप करनी थी, खुद टाइप करके आपको दिखानी थी। खैर अभी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, नहीं समझ आती कोई मसला नहीं है। तो बैंक स्टेटमेंट अभी मैं करके देखोगे समझ आ जाएगी। ट्रांसफ़र का हेड बनाया, उसमें आपने लिख दी रिसीव्ड फ्रॉम अली, डेट लिखी, अमाउंट लिख दी। अब आज का बैंक में मैंने आपको कहा ना, वो डिस्क्रिप्शन उन्होंने लिख के दी होती है कि अली से हुई है, वो फिर अकाउंट नंबर लिखता है। आपने क्या करना है जी, अगर अली से रिसीव्ड हुई है तो आपने उसका लिख दिया रिसीव फ्रॉम अली, और इस जगह पे ना आपने लिख देना है उसका अकाउंट नंबर जिस भी अकाउंट में, अगर उसने बैंक से ट्रांसफ़र की है तो अकाउंट नंबर लिख देना है। अगर उसने किसी और बैंक, मिसाल है जैज़ कैश से हुई है, तो वो जैज़ कैश नंबर आ रहा होता है 032147, जो भी आ रहा है आपने वो लिख देना है। अभी अगर उसने अब किसी अपने बैंक से ट्रांसफ़र की है, तो उसका जो भी बैंक अकाउंट नंबर होगा ना, वो आपने इधर लिख दिया, आपने डेट लिखी। और अगर उसमें उन्होंने बताया हुआ ना कि ये अमाउंट हमें कहाँ मोहम्मद अली से रिसीव हुई है, उसका नाम लिख दिया, और उसके अकाउंट नंबर अगर मेंशन है तो लिख दिया। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं मेंशन, आपने नहीं लिखनी, आपने डेट लिखनी है। एक हेड है, ट्रांसफ़र का हेड बना देना है, उसमें ये डेट लिखनी है और आगे अमाउंट लिख देनी है, ठीक है।
बाकी जो इसमें एक दो चीज़ें और है ना, वो मैंने इसी तरह ना, हाँ इसी तरह क्रेडिट साइड का भी यही है। क्रेडिट साइड में भी आपको जो भी आपकी तरफ से कैश निकल रहा होगा, आपने कैश विड्रॉल किया, कैश विड्रॉ किया ना, आप एटीएम से किया या कहीं और से किया, तो आपने क्या करना जी, एक ही हेड बना देना, कैश विड्रॉल। जिस डेट को भी किया होगा ना आपने, उस डेट के लिए डेट लिख देनी है। जिस भी डेट का होगा ना, आपने डेट लिख दी, इधर इधर डेट लिख दी। डेट लिखने के बाद जो भी जितनी भी अमाउंट विड्रॉ होगी वो लिख दी, ठीक है जी, वो लिख दी। फिर ड्यूरिंग द ईयर आपने किसी को भेज दिए, तो आपने पैसे भेज दिए, तो आपने लिख देना पे टू एहसन, जो जिसको भी पे किया होगा, ठीक है जी, वो पे टू एहसन डेट लिखी, और इधर जो भी अमाउंट होगी वो लिख दिया। इसी तरह आपने इसमें ना, और इसमें यूटिलिटी बिल पे किया है, तो यूटिलिटी बिल का हेड बन जाएगा यूटिलिटीज़ बिल, यूटिलिटीज़ का हेड बन गया। तो इसमें ना वैसे जो फॉर्मेट होता है ना, वो ये होता है कि जैसे लेस्को है, तो लेस्को का एक सब हेड बन गया, ठीक है जी। उसके बाद PTCL अगर बिल पे किया, PTCL का सब हेड बन गया। सुई गैस है, पे किया, सुई गैस का सब हेड बन गया जी, ठीक है, उस सब हेड बन गया जी, ठीक है। अब जो भी जिस भी डेट को आपने जो जो भी बिल पे किए होंगे वो डेट लिख दी, जितनी भी अमाउंट पे की होगी वो लिख दी, जितनी भी अमाउंट पे की है ना आपने वो लिख दी। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ रही होती हैं। तो इन शॉर्ट जो भी आ रहा होगा ना, आपने उसका अलग-अलग हेड बना देना है, हर बंदे का अलग-अलग बना देना है। लेकिन एक चीज़ जो बार-बार आ रही होगी ना, जैसे कैश विड्रॉल हो गए, महीने में हम 12 दफ़ा, ज़ाहिर सी बात है, महीने में एक दफ़ा यूटिलिटी बिल पे करते हैं, तो पूरे साल में 12 दफ़ा करते हैं। तो पूरे साल के जो 12 दफ़ा पे कर रहे होते हैं ना वो यूटिलिटीज़ बिल, तो उनकी ट्रांजैक्शन आ जाएगी। अब बार-बार तो ये तो नहीं है ना हर महीने लेस्को का लिखा है उस पर डेट लिख दी, एक मेन हेडिंग बना दी और उसमें उसकी पूरे साल में जितनी भी ट्रांजैक्शन आ रहेंगी और जो उसकी जिस जिस डेट पे आ रही है वो लिख दी या अमाउंट लिख दी। यानी इन शॉर्ट आइदर डेबिट साइड हो या क्रेडिट साइड हो, हर हेड अलग अलग बनेगा, ठीक है जी। अगर इसमें से कोई चीज़ अगर 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 इसमें अब हेड बन गया, अगर उस हेड की चीज़ डिफरेंट डेट पे आ रही है, अगर उस हेड, मैं साथ साथ लिख रहा हूँ आप सेव करें, अगर उस हेड की डिफरेंट डेट पे दोबारा ट्रांजैक्शन आ रही है, तो आपने उस हेड के ही अंदर ही उस ट्रांजैक्शन को लिखना है, यानी दोबारा से न्यू हेड नहीं बनाना है, ठीक है जी। ये हमारे मेन 3 जो है ना रूल्स है। इसको भी मैं दोबारा बता देता हूँ, इसको भी दोबारा बता देता हूँ। पहला और दूसरा रूल ना सेम ही है। पहला रूल ये है कि यानी मैं इनको ना एक ही रूल कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है जी, ये दोनों एक ही चीज़ है।
ओके जी, अब प्रेजेंटेशन थोड़ी बेहतर लग रही है। ठीक है, पहला रूल ये है कि बैंक स्टेटमेंट में जो डेबिट साइड पे आ रही होगी आपकी फ़ाइल जो है ना, बैंक की फ़ाइल, उसकी क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे। ठीक है, और इसी तरह बैंक की जो क्रेडिट बैंक स्टेटमेंट में जो क्रेडिट साइड पे आ रही होगी आपने उसको डेबिट साइड पे लिख देना। पहला रूल कवर। दूसरा रूल ये है कि चाहे डेबिट साइड पे कोई चीज़ आ रही हो, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट होती है ना, उस पर डेट लिखी होती है, डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, अगर कोई चेक या इंस्ट्रूमेंट नंबर लिखा होता है वो, और डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे जहाँ अमाउंट या एंट्री हो रही होती है ना वो लिखी होती है, और लास्ट जो होता है ना वो बैलेंस होता है। तो हाँ, बैलेंस से भी याद है, वो चलो मैं मोबाइल में बता देता हूँ। तो अब जो चीज़ जो पी मतलब कि जो आपके बैंक स्टेटमेंट में आ रही है ना, जैसे कैश विड्रॉल आ रहा है, तो हर चीज़ का अपना इंडिविजुअल हेड बना देना है। अब ड्यूरिंग द पूरा साल जितनी भी दफ़ा उस हेड की रिलेटेड ट्रांजैक्शन आ रही होंगी आपने डेट लिखनी है, अगर चेक नंबर हुआ वो लिख देना है, और उसकी अमाउंट लिख देनी है। जैसे मैंने कैश विड्रॉल का बताया ना, या सैलरी का बताया, कैश डिपॉजिट का बताया, डेबिट साइड पे भी यही सेम रूल एप्लीकेबल होगा, और क्रेडिट साइड पे भी ये सेम रूल एप्लीकेबल होगा। जो भी हेड होगा न्यू हेड उसको ओपन कर देना है। ड्यूरिंग द ये उस हेड रिलेटेड जो भी आइटम्स आ रही हैं डेट लिखी, अगर कोई इसमें चेक नंबर या कोई इंस्ट्रूमेंट नंबर है वो क्या होता है वो मैं स्टेटमेंट टाइप करके बता दूंगा, आपने वो लिख लेना है और आगे अमाउंट लिख देनी है। सेम क्रेडिट साइड का भी यही रूल है। और साथ साथ तीसरी चीज़, हर ट्रांजैक्शन के बाद ना अपने क्लोजिंग बैलेंस को बैंक स्टेटमेंट के जो हमें क्लाइंट ने दी है, जिसको अब हम एनालिसिस कर, इसको एनालिसिस भी कहते हैं। बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस जो अमाउंट आ रही होगी ना, यानी बैलेंस अमाउंट हर ट्रांजैक्शन बाद उससे मैच कर लेनी है। ये क्या चीज़ है जी? अब आपने ट्रांजैक्शन की है ना, फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट होती है ना, अभी जब मैं बैंक स्टेटमेंट शो करूँगा ना उसमें आपको ये समझ आ जाएगी। जब आपने फर्स्ट ट्रांजैक्शन की है ना, तो अगर मैं इन सारों को बल्कि हटा देता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है जी, पहली जब आपने ये ट्रांजैक्शन की ना 5,000 की, तो आपका क्लोजिंग और आपकी बैंक स्टेटमेंट का जो क्लोजिंग होगा ना वो आपने देख लेना। वो बैंक स्टेटमेंट में ना राइट साइड पे एंड पे लिखा होता है। तो जब आपने ट्रांजैक्शन की तो वो दोनों ना सेम होने चाहिए। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप पूरा एक पेज जब टाइप कर लोगे तो आप एंड पे तक देखा करोगे इस क्लोजिंग को ना, वो बैंक स्टेटमेंट के जो एंड पे लास्ट ट्रांजेक्शन उस पेज की हुई करे उससे मैच करोगे। लेकिन शुरू में आपको मैं ये कहूँगा, हर एक या दो ट्रांजैक्शन पुट करने के बाद, चाहे वो डेबिट साइड पे हो या क्रेडिट साइड पे हो, आपने अपने क्लोजिंग को ना उनके क्लोजिंग से मैच करना है। इसकी लाइन लेकिन इसकी भी जब हम बैंक स्टेटमेंट टाइप करोगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं अभी। जो एक होता है ना, जब आप थेरेटिकल पढ़ते हो या सुन रहे होती है तो कुछ चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं, कुछ नहीं आती, मेजॉरिटी नहीं आती। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करते हो ना, जो आपके माइंड में जो बैठ जाती है ना, जब समझ आ रही होती है, जो 100 में से 30% समझ जो आपको समझ आ जाती है, जब बैठ जाती है, जब प्रैक्टिकल आपके सामने होता है और जब खुद करते हैं ना वो चीज़ पक्की हो जाती है। तो मैं जब आगे इंशाल्लाह करके करूँगा ना बैंक स्टेटमेंट टाइप, तो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो ये रूल थे 3 थे। तो अगर मिस हो गया तो वो जब मैं बैंक स्टेटमेंट टाइप करूँगा ना तब भी आपको मैं वो भी बता दूँगा। ठीक है जी, फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अब जो है ना बैंक स्टेटमेंट में आपको टाइप कर दूँगा, ये मैं साथ ही इंटरलिंक कर लूँगा। पहले इनके रूल्स, इनके सारी टर्म्स एंड कंडीशन है हो जाएंगी, ये समझ लेना। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट टाइप करके दिखाऊँगा। जब वो टाइप कर लूँगा ना तो असल चीज़ तब आपको 90% चीज़ें 90, क्योंकि 10% बात कर नहीं समझ भी आती ना, तो 90% आ जाएगी। जो रिमेनिंग 10% आ जाएगी जब आप खुद के बैंक प्रैक्टिस के लिए टाइप करोगे, वो आप कहोगे तो वो भी मैं किसी की ना दे दूँगा। है तो कॉन्फिडेंशियल, लेकिन मैं किसी ऐसे बंदे की, अपने जानने वाले की दे दूँगा, या किसी भी बंदे की दे दूँगा ना, या जो भी ईजी होगा, ऐसा बंदा जो है
डिसीज़्ड हो गया हुआ है, तो मैं उसकी दे दूँगा ताकि उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी ना डिस्टर्ब हो, और यानी आप लोग उसको ईज़िली यूज़ प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो, ना आपको शो ना मुझे हो। तो तब बाकी जो 10% रह जाएगा वो भी उसमें उस चीज़ में इंशाल्लाह वो कवर हो जाएगा। तो आगे फिर मैं अभी अब अगला जो है ना उसमें मैं आपको बैंक स्टेटमेंट टाइप करूँगा। तो बैंक स्टेटमेंट के टाइप करने के साथ साथ जितने भी इसके जो रूल्स हैं ना, वो चीज़ भी जो आपको समझ आ जाएगी। ये दूसरा रूल और तीसरा रूल भी आपको समझ आ जाएगा कि हर चीज़ का अलग अलग हमने अकाउंट बनाना होगा। बैंक की स्टेटमेंट का जो डेबिट होगा हमारी फ़ाइल में वो क्रेडिट साइड पे आएगा, यानी इस साइड पे, और बैंक स्टेटमेंट जो क्रेडिट होगा वो हमारी डेबिट साइड पे, यानी बैंक की इस साइड पे आएगा। फिर दूसरी जो हमारा रूल था कि हर चीज़ की हर ट्रांजैक्शन का अपना हेड होगा। अगर न्यू हुई, अगर ऑलरेडी एक हेड बन दिया हो तो बन गया, तो इस तरह हमने बस डेट लिखनी है, आगे अमाउंट लिख देनी है, और वो जब वो उस हेड की रेलिवेंट चीज़ आएगी डेट और अमाउंट लिख दी। और तीसरी चीज़ थी इसमें क्लोजिंग। हर ट्रांजैक्शन को ना अपने क्लोजिंग को ना बैंक स्टेटमेंट का जो क्लोजिंग होगा ना उससे मैच करना है। तो इंशाल्लाह वो भी अब नेक्स्ट करेंगे। तो अब फ़िलहाल अब अगर मैं अपने ये जो मेरे रूल्स बुक है, मैंने आप इसको रूल्स वगैरह जो बैंक स्टेटमेंट की और हेड्स का सिस्टम था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे इसमें ऑलमोस्ट ये भी कंप्लीट हो गया 5वां पॉइंट। तो बस इसमें कैश अकाउंट है, ये भी मैंने आपको ऑलमोस्ट ये फ़ाइल कंपैरेटिव में मैंने बता दिया। लेकिन फिर भी मैं ना इसको आपको अनहैंडल इसको मैं कर लेता हूँ कि चलो ये ना जब ये मैं एग्जांपल आपको एक बैंक स्टेटमेंट टाइप करके दिखा दूँगा ना, आपने उतनी करनी है जितने आपके क्लाइंट के बैंक स्टेटमेंट होंगे, आपने उन सारों की करनी है। ठीक है, मैं तो आपको प्रैक्टिकल के लिए एक बनाऊँगा ताकि ज़ाहिर सी बात है बाज़ का बड़ा बैंक होना, तो एक बड़ा बैंक अच्छा खासा टाइम ले लेता है। मैंने अपने अभी भी मैं अगर आपको बताऊँ ना, मैंने लेटेस्ट 56 पेजेस का बैंक एक टाइप किया, और एक मैंने पिछले साल का 210 पेजेस का किया था। क्लाइंट बहुत बड़ा था, 210 एक बैंक था। अभी एक बैंक था, उसके 4 से 5 बैंक थे, जिसमें से एक बैंक 210 पेजेस का था। वो मैंने किया था, वो मुझे 2 से 3 दिन लगे थे। ज़ाहिर सी बात है और भी काम होते हैं, तो मैंने वो भी किया था। तो यानी जितने बैंक क्लाइंट के हो गए आपने सब की स्टेटमेंट टाइप करनी है। लेकिन मैं आपको एक आधे बैंक की करके दिखा दूँगा, बाकी सारा सिस्टम सारा रूल सेम ही होगा। तो बाकी अब ये 2 रह गई, इंशाल्लाह ये 2 मैं अब आपको करके दिखाऊँगा। बैंक स्टेटमेंट टाइप करके डायरेक्ट एक दफ़ा दिखा दूँगा, और दूसरा फिर कैश अकाउंट जो है ना, जो हमारा ये जो मैंने आपको मेन फ़ाइल दी हुई है, देनी भी है, तो उसमें जो अगर हम टॉप पे देना ना, ये कैश अकाउंट आपको काफ़ी तो मैंने बता दिया ना, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको ना इसको भी एक्सप्लेन कर दूँगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट अब मैं आपको बैंक स्टेटमेंट टाइप करने जो टाइप करके दिखाऊँगा प्रैक्टिकल। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।